एवरीवन, तो आज हम लोग मंथली मैगजीन करने वाले हैं विजन आईएएस का फरवरी मंथ का। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये कवर किए थे एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक किया था, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन का सेकेंड टॉपिक से, इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मेरी कोशिश रहेगी कि आज इस वीडियो में मैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक एंड इकोनॉमी के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करवा पाऊँ, ताकि हमारा जो ये पूरा फरवरी वाला सीरीज़ है ये 3 से 4 वीडियो में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो देखो, अगर आप लोग इसके साथ साथ जनवरी का कवर करना चाहते हो तो जनवरी का मंथली मैगजीन हम विजन आईएएस का हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मंथली मैगजीन के साथ साथ आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हो लक्ष्मीकांत से, हम लोग वो कोर्स भी कर रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो वो भी अपलोडेड है। इन केस अगर इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली अब हमारा जो पहला टॉपिक है इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को ना 2014 में स्टार्ट किया गया था और 2024 विच इज़ योर लास्ट ईयर, उसमें इसको 10 साल हो चुके हैं इस पॉलिसी को, और इस वजह से ये पॉलिसी न्यूज़ में बना हुआ है। तो इस पॉलिसी के तहत क्या है, ये पॉलिसी कहना चाहता है आपका कि इंडिया जो है ना अपने जितने भी नेबर्स हैं ना हमारे, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इनके साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बनाए। ये इस पॉलिसी का मेन मकसद है। देखो, हमें पता है चाइना जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है। अभी रिसेंटली चाइना ने ना अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, चाइना इसलिए ऐसा कर रही है ताकि आने वाले टाइम में उसका इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चाइना के इसी इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, साथ ही जो हमारे ये साउथ एशियन रीजन है जहाँ पे हमारे इंडिया हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज़ जो आती है साउथ एशियन रीजन में, तो इंडिया का मेन फोकस है कि साउथ एशियन रीजन में एक तो पीस बनी रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, और तीसरा है डेवलपमेंट होता रहे। तो इंडिया इस चीज़ पे बिलीव करता है कि डेवलपमेंट तभी होगा, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक और डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो इंडिया का ऐसा मानना है कि हम तो डेवलपमेंट हो ही, लेकिन हम तभी स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे अगर हमारे आसपास के जितने भी नेबर्स हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। तो इस पॉलिसी के तहत हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग तो डेवलपमेंट करें ही, लेकिन आसपास की जितनी हमारी नेबर्स कंट्री है ना उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी विकास हो, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कल्चरल टाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों, मजबूत बने। ऐसा क्यों चाह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, हमें पता है कि जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे आपके यूनाइटेड नेशंस हो गए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ उनका पार्ट थी, वो अब आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वीक पड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे मिनीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का जो है टाइम आता जा रहा है। यानी कि छोटी छोटी कंट्रीज़ जिनका किसी भी एक स्पेसिफिक मैटर को लेके एम सेम है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो 3-4 कंट्रीज़ मिलकर आपस में एक छोटा सा ग्रुप बना लेती है। अब फ़ायदा क्या होता है, वहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, कॉमन गोल होता है। तो सिमिलरली इंडिया भी ये चाह रहा है कि अगर मैं अपने नेबर्स के साथ, मान लो जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री के साथ जो दूर है, साउथ एशिया की नहीं है, ठीक है, कल की डेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया उस कंट्री के साथ, किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, तो हमारा पूरा ट्रेड जो है अगर उस पर एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है उस चीज़ को, राइट। तो इंडिया ये चाह रहा है कि हम अपने जो हमारे आसपास के नेबर्स हैं ना उनके साथ अपने इकोनॉमिक टाइज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम लोगों को एक तो डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा किसी दूसरी कंट्री पे, दूसरा जो ये साउथ एशियन रीजन है ना वहाँ पे पीस बना रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और हम लोग अपलिफ्ट करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा और फोकस करेंगे मिलकर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड साउथ एशिया। तो ये जो पॉलिसी है इसका इंपॉर्टेंस देखो कितना बड़ा है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो साउथ एशियन रीजन है ना जहाँ पे आपकी ये सारी कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, इस कंट्री में, इस साउथ एशियन रीजन में सिर्फ 5% ट्रेड है जो हम लोग आपस में करते हैं। यानी कि हम सारी ही कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया आपस में सिर्फ और सिर्फ 5% का ट्रेड जो है करते हैं, जो कि काफ़ी कम है अगर कंपेयर किया जाए बाकी अदर कंट्रीज़ के उसको। जैसे कि अगर मान लो 3-4 कंट्रीज़ हैं दूसरी जो आपस में नेबर्स हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं आपस में, लेकिन हम लोग काफ़ी कम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 5%। तो ये काफ़ी अच्छा, ये जो पॉलिसी है ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इंडिया अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना सकता है साउथ एशिया में
में, अगर हम बाकी कंट्रीज़ में जो भी हमारे नेबर्स हैं इनके साथ अपना ट्रेड रिलेशन जो है और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं तो, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि जैसे आपका चाइना है, चाइना ने क्या किया अभी अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ना अफगानिस्तान के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसने इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी कर रहा है वो, तो वो अपना इन्फ्लुएंस, अपने इकोनॉमिक रिलेशंस बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है। तो इंडिया क्या कर सकता है, जो भी हमारे नेबर्स हैं ना उनके साथ रोड हो गया, रेलवेज़ हो गए, पोर्ट्स हो गए, ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके हम लोग अपने इकोनॉमिक टाइज़ को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, जिससे फ्यूचर में अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या कह रहा है, साउथ एशिया शेयर्ड हिस्ट्री। तो जितने भी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये आपस में कॉमन हिस्ट्री शेयर करती है, राइट। हमारे रिलीजन, हमारे लैंग्वेजेस काफ़ी हद तक सिमिलर कल्चर्स हैं हमारे, राइट। तो हम लोग इस चीज़ का ना फ़ायदा उठा सकते हैं और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो है ना ये बढ़ा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इससे हमारे कल्चरल टाइज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। फिर बात करते हैं स्टेबल साउथ एशिया। अगर हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो ये साउथ एशिया में एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं ला देगा, टेररिज्म का खतरा नहीं होगा हमको, साथ ही जो भी हमारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना जो इस पॉलिसी के तहत हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, जिससे एक तो स्टेबल, ये देखो ये अचीव भी करना चाह रहे हैं और यही हमारा गोल है, ठीक है, कि स्टेबल रहे, चाइना को काउंटर कर सके हम लोग वगैरह वगैरह। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए पॉलिसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडिया वे। इसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया जिस तरीके की इकोनॉमी है, डेमोक्रेटिक है, डेवलपिंग कंट्री है, वो एक तरीके से अगर आगे डेवलपमेंट की तरफ जाती है तो वो अगर अपने आसपास के नेबर्स को भी अपलिफ्ट करती है तो वो और अच्छा रोल होगा, वो और अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, मतलब इंडिया का अपने आसपास के रीजन में। तो हमें ना सिर्फ अपनी डेवलपमेंट की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए अपने नेबर्स के साथ, साथ ही उनका अपलिफ्टमेंट भी हो सके ये मेक श्योर करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये इनका कहना है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की। तो इसकी बातचीत 2008 से ही चल रही है कि ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए, हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसको फाइनली 2014 में जाके इम्प्लीमेंट किया जाता है और 2024 में इसको 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो वही है इसका कॉन्सेप्ट कि हमें जितने भी हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, जो कि ये सब हैं, इनके साथ अपने व्यवहार, अपने टाइज, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है, एक अच्छा रिलेशन जो है बना के चलना है, ठीक है। इसका एम क्या है, फिजिकल, डिजिटल, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ हमें स्पेशली फोकस्ड होकर ध्यान देना है और उसको मजबूत बनाना है, जितने भी हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बाहर कहीं और डिपेंडेंट ना हो, किसी 1-2 पर्टिकुलर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हमारे नेबर्स पे डिपेंडेंट रहे। डिपेंडेंट भी नहीं, मतलब हमारे नेबर्स के साथ कल्चर ट्रेड वाले टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो पॉलिसी है ना, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको हम लोग 5S के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहला S जो है वो शो करता है सम्मान, रिस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा संवाद, डायलॉग होना चाहिए। तीसरा शांति, पीस होना चाहिए। चौथा समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। एंड 5वां संस्कृति यानी कि कल्चर। इन 5 एरियाज़ को हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने हैं आपस में। समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये जो पॉलिसी है ये कंसल्टेटिव रहने वाली है, यानी कि दोनों ही कंट्रीज़ आपस में सलाह मशवरा करके, बातचीत करके कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है उस तरीके से इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगी। और दूसरा नॉन रेसिप्रोकल होना चाहिए। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि हमें अपने अंदर ना कोई रिवेंज की भावना नहीं लेनी चाहिए। अब जो हो गया पास्ट में ठीक है, बट फ्यूचर की तरफ हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इस कंट्री के साथ बदला लेना है या ये करना है, ऐसी कोई अप्रोच नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है। और आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि हमने इस पॉलिसी को जिस चीज़ के लिए, यानी कि हम अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, सपोज ट्रेड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ इट मुझे वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आउटकम वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस चीज़ पे मेरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ NFP। तो इसका मतलब है कि इस जो NFP ये जो पॉलिसी है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला है, इस पॉलिसी से ना एनहांस इकोनॉमिक कॉपरेशन थ्रू कनेक्टिविटी, यानी कि हम लोगों ने क्या किया है इस पॉलिसी के थ्रू अपने जो भी आसपास के कंट्रीज़ हैं ना उनके साथ अपने इकोनॉमिक टाइज अच्छे बनाए हैं। इकोनॉमिक टाइज कैसे अच्छे बनाए हैं, तो देखो इकोनॉमिक टाइज का जो मेन पार्ट है वो है ट्रेड करना। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज़ करो कि मुझे इंडिया से
अफ़गानिस्तान कुछ सामान भेजना है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ इंडिया से अफ़गानिस्तान और मेरे पास इंडिया से अफ़गानिस्तान जाने के लिए कोई डायरेक्ट सड़क नहीं है, कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे मैं अपना सामान भेज सकती हूँ अफ़गानिस्तान, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इंडिया पहले फॉर एग्जाम्पल मान लो कि चाइना को सामान भेज रहा है और चाइना के अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट रोड या रेलवेज़ या पोर्ट्स कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है जिससे चाइना अफ़गानिस्तान को डायरेक्ट सामान भेज सकता है, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, मुझे अफ़गानिस्तान सामान पहुंचाने के लिए चाइना की मदद लेनी पड़ी, ठीक है। अब हो सकता है कि ऐसा दो जो मेरी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ मेरे डायरेक्ट कोई रेल या पोर्ट या ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इंडिया ने इसके तहत क्या किया है, वो कनेक्टिविटी बनाने का वो किया है कि हम लोग जितने भी हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोग डायरेक्टली इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाएंगे, या तो रोड बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, रेलवेज़ बनाएंगे, कुछ ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे जिससे इंडिया से वहाँ तक सामान डायरेक्टली जा सके। क्लियर है, किसी तीसरी कंट्री पे हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, पहली चीज़ तो। अब इसका इस्तेमाल करके ना हमने क्या किया है, बांग्लादेश का जो ये मोंगला सी पोर्ट है, साथ ही जो ये रेल ट्रांजिट है, जुलाई 2024 में हमें इसकी परमिशन मिली है। अब हुआ क्या है, देखो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है हमें पता है वो थोड़ा सा इंडिया से अलग है, ठीक है। तो हमें इंडिया का जो मेन सेंट्रल पार्ट है वहाँ से अगर नॉर्थ ईस्ट तक कोई सामान पहुँचाना है, या फिर वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट तक कोई सामान पहुँचाना है, जैसे कि हमारे मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो ये एरियाज़ थोड़े से दूर पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने हमें रेल ट्रांजिट दे दिया है जुलाई 2024 में। रेल ट्रांजिट का मतलब है हमें परमिशन दे दी है कि हम लोग बांग्लादेश की ट्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं, रेलवेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, यानी कि इंडिया का सामान नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ तक पहुँचाने के लिए। तो अब हमें ना बांग्लादेश की ट्रेन्स की परमिशन मिल गई है, तो अब हमें ट्रेन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट तक हम लोग जल्दी सामान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो मोंगला सी पोर्ट है इसका इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड जल्दी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका इसी पॉलिसी के तहत आ जाता है, जिससे हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो बढ़े हैं इंडिया और बांग्लादेश के, ठीक है। फिर बात करते हैं इंक्रीज्ड हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो इंडिया क्या कर रहा है ना, अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जैसे आपने देखा होगा जितने हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फॉरेन टूर पे जाते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं किसी और कंट्री के, तो ये क्या करता है आपस में डिप्लोमेटिक ट्रस्ट को बनाता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है नेपाल का, तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने विजिट किया था नेपाल। 17 साल बाद कोई गया था इंडिया से ऐसे विजिट करने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर वहाँ पे बात की गई है अफगानिस्तान की, तो इंडिया ने जो जरंज दिलाराम रोड ये जो है, साथ में सलमा डैम हो गया आपका और पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई, तो इन प्रोजेक्ट्स में हमने इन्वेस्ट किया है, उनकी हेल्प की है, तो जिससे हमारे जो है ना पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स और टाइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। तो अगर जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का कोई क्राइसिस आ रहा है, ठीक है, और उन्हें सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया ने हेल्प की है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू हेल्प की है। तो इससे क्या हुआ है कि इंडिया बहुत ज़्यादा उनके लिए रिलायबल हो गया है, हेल्पफुल नेबर साबित हुआ है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मालदीव्स का, तो मालदीव्स के जो ये प्रोजेक्ट्स है ना, इनमें जो मेजॉरिटी रोल है इस प्रोजेक्ट को बनाने का वो इंडिया का है, ठीक है। इस वजह से हमारे जितने भी टाइज हैं वो मालदीव्स के साथ भी अच्छे हुए हैं। फिर बात करते हैं एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड रीजनल पावर मार्केट्स की। तो इंडिया एनर्जी के फील्ड में भी नेबर्स को हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, इन सारी चीज़ों के ज़रिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इससे ना जो हमारा साउथ एशियन जो रीजन है ना उसका एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बांग्लादेश का, तो 2024 में ये अग्रीमेंट हुआ है आपका ट्राइपेटाइट अग्रीमेंट। इसके तहत ना नेपाल से 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के थ्रू बांग्लादेश जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से ट्रस्ट का काम कर रहा है। तो बांग्लादेश के लिए हम एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह साबित हो सकते हैं। फिर बात करते हैं जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड काउंटरिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की। तो जो हमारा ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, इसका एक बड़ा गोल ही यही है कि चाइना जैसे एक्सटर्नल पावर्स का इन्फ्लुएंस कम करना और साउथ एशिया में इंडिया को ना एक तरीके से लीडर्स की तरह सिक्योर करना, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या किया है, देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है मालदीव्स का। तो इंडिया ने करेंसी स्वैप और फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू मालदीव्स को चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रखने की कोशिश की है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की। तो ये तो हमको पता ही है, जब भी किसी भी कंट्री को हमारी ज़रूरत होती है तो हम
पहले होते हैं जो हेल्प करते हैं डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने में। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है वैक्सीन मैत्री, इसको हमने स्टार्ट किया था कोविड-19 के दौरान, जितने भी हमारे नेबर्स हैं ना, ताकि उनको फ्री वैक्सीन जो है हम लोग प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो मालदीव्स एंड भूटान उनमें से एक है जिनको हमने फ्री वैक्सीन सप्लाई की थी। साथ ही श्रीलंका की बात की जाए तो 2022 में श्रीलंका में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और उस दौरान हमने श्रीलंका की हेल्प की थी $4 बिलियन जो है देकर, ठीक है। साथ ही अब इसमें ना हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये पॉलिटिकल अनस्टेबल है, जिस वजह से हमारे जो रिलेशंस है ना उनका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो दिखा रखा है, तो अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान रूल आ गया है 2021 से। अब इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये पड़ रहा है कि हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट है जो अफगानिस्तान में कर रखे हैं। अब वहाँ टेररिज्म का खतरा है, वहाँ पे काफ़ी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है पता नहीं वो सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। फिर बात की जाए म्यांमार की, तो 2021 में मिलिट्री कूप आने से अब हुआ क्या, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी अनस्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रही है हमको, जिसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इंसर्जेंसी बढ़ रही है, रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो हमारे बॉर्डर वाले एरियाज़ है ना वहाँ पे खतरा मंडरा रहा है इस चीज़ का, ठीक है। फिर बात करते हैं श्रीलंका की, तो ये मैंने आपको बता दिया 2022 वाला क्राइसिस। अब इसका इम्पैक्ट पता है क्या पड़ा है, हमने तो हेल्प की ही, लेकिन हमारे साथ साथ चाइना ने भी हेल्प की श्रीलंका की। अब इससे हुआ क्या, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका में और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। चाइनीज़ सामान जो है आपको पता है सस्ते ही मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है श्रीलंकन लोग जो है उस पर डिपेंडेंट होने लग गए, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं। फिर बात करें मालदीव्स की, तो 2012 में पहले तो यहाँ पे पॉलिटिकल टर्बुलेंस आया था, फिर 2023 में वहाँ पे एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गई थी, ये हमको पता है। तो इससे हुआ क्या ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गए। तो ये दिखाता है कि जो हम लोग चाह रहे रिलेशंस अच्छा करना वो हो नहीं रहा है, और एंटी इंडिया गवर्नमेंट के आने से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ना वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती ही है, कोई एक परसिस्टेंट गवर्नमेंट नहीं है जो रूल कर पाती है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ता है। फिर बात की जाए बांग्लादेश की, तो हमें पता है 2024 में वहाँ के पीएम ने रिज़ाइन कर दिया, और ये इंस्टेबिलिटी हमें वहाँ भी देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट हमें अभी भी हमारे ऊपर पड़ रहा है डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनका जो देखो है इन कंट्रीज़ के अंदर जो भी चल रहा है, पर इसका इम्पैक्ट जो है ये कंसर्न है इंडिया के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे परसीव्ड इंटरवेंशनिज्म। तो अब कई सारी कंट्रीज़ को ना ऐसा लगता है कि इंडिया जो है ना, देखो इंडिया जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि इंडिया ना एक तरीके से अपना डोमिनेशन दिखा रहा है, लाइक बिग ब्रदर, एक तरीके से बड़े भाई की तरह, और हमारे इंटरनल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है आनाकानी कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए। हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है 2015 में ना नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। अब उसमें ना जो नेपाल में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक मधेशी पीपल रहते हैं और एक विदेशी पीपल रहते हैं, ठीक है। तो जो मधेशी पीपल है उनके राइट्स को लेके इंडिया ने कंसर्न दिखाया था, ठीक है। तो ये वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, और वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ जो है एंटी इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक चीज़ है जिससे लोगों को वहाँ पे ऐसा लगता है, काफ़ी कंट्रीज़ को, कि इंडिया जो है ना हमारे इंटरनल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा आनाकानी कर रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्लो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। तो कई बार ऐसा होता है, हमने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं ना वो हमने स्टार्ट तो कर दिया, पर उनको बनने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट उन कंट्रीज़ पर पड़ता नहीं है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि मालदीव्स में हम लोग ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, और ये बहुत मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की तरफ से था, लेकिन इसमें हमें काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है, और ऑपोजिशन ने इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया है, बोला इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड इरिटेंट्स। तो कई सारे हमें ऐसे बॉर्डर, वाटर या रिसोर्सेज के ऐसे डिस्प्यूट्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं लेकिन काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। अब वो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो आगे जाके फिर बड़ा टेंशन बन जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश में जो हमारा तिस्ता रिवर है, इसके रिवर के वाटर शेयरिंग को लेके अभी भी चलता ही है, पेंडिंग ही है अभी भी केस की, क्या होगा, कौन कितना शेयर लेगा। फिर बात की जाए श्रीलंका की, तो जो भी इंडियन फिशरमैन हैं जो वहाँ पे उस रीजन के साइड में फिशिंग करते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस चीज़ से गुस्सा हो रखे हैं कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल में जो काला पानी आपका ये बॉर्डर है, ये डिस्प्यूट इस पे चल रहा है, ये चलता ही आ रहा है अभी भी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रिजॉल्व
सॉल्व नहीं हुई हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन इंडिया। देखो इंडिया जो है ना, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, उनके साथ रिलेशंस तो अच्छा करना चाहता है, लेकिन कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमें उतनी कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसका इम्पैक्ट ना फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, तो भूटान से ना आपका ये एक्सपोर्ट जाता है बांग्लादेश, ठीक है, लेकिन वो जाता है वेस्ट बंगाल से होके, तो भूटान से वेस्ट बंगाल के थ्रू होके फिर ये बांग्लादेश की तरफ जाता है एक्सपोर्ट। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया है, सुविधा फ़ी लगा दी है, सुविधा फ़ी एक तरीके से टैक्स लगा दिया है मान लो, ठीक है, जिससे अब जो सामान भूटान से बांग्लादेश जाएगा वो थोड़ा कॉस्टली होके जाएगा। तो अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ? इससे इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा ना कि बांग्लादेश जो है वो ये समझेगा कि इंडिया ने हमारा जो भी इम्पोर्ट आ रहा था उस पर टैक्स लगा दिया है, ठीक है। तो अब कल की डेट में अगर मुझे बांग्लादेश से कुछ काम होगा तो बांग्लादेश भी तो ऐसा कर सकता है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कुछ बातें हैं जो समझनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की। तो हमें पता है चाइना जो है हर तरीके से चाहता है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, हर सेक्टर में चाहता है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। इंडिया जितनी भी कोशिश कर ले, चाइना जो है ना आपका अग्रेसिवली जो है इन्वेस्ट कर रहा है हर सेक्टर में, हर मोस्टली साउथ एशिया में, हर कंट्री में, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपका श्रीलंका का, तो श्रीलंका में जो हमारा ये पोर्ट है इस पर चाइनीज़ कंट्रोल है। फिर नेपाल एंड बांग्लादेश की बात की जाए तो चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इसका पार्ट है, तो इसके तहत जो चाइना है वो नेपाल एंड बांग्लादेश में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली मालदीव्स की बात की जाए तो चाइना फंडेड रिजॉर्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, रोड्स देखने को मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो चाइना जो है अपना डोमिनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो चाइना के पैसे और फास्ट डिलीवरी मॉडल की वजह से कई सारे ऐसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की जगह चाइना को प्रेफर करती है, क्योंकि चाइना फास्ट काम करके दे रहा है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब वे फॉरवर्ड आगे, अब इनका सॉल्यूशन क्या है? तो पहला तो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड सेंसिटिविटी। इंडिया को अपने नेबर्स के साथ रिस्पेक्टफुली और पॉलिटिकली सेंसिटिव तरीके से डील करना होगा। हर कंट्री की अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी है, इलेक्शंस हैं और लोगों के कुछ सेंटिमेंट्स हैं, उनको हमको समझ के देन उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड हमें करना चाहिए, ठीक है। यही है। इसके बाद है सेकंड है एड्रेसिंग क्रिटिकल इरिटेंट्स। तो इंडिया के कई सारे ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे पुराने कुछ अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, हमें उनको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको भी तिस्ता वाटर वाला बता दिया बांग्लादेश के साथ, या ऐसे कई सारे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं जिससे हमारे रिलेशंस जो है ना वो वीक हो रहे हैं, तो हमें उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ASAP, जितनी जल्दी हम लोग उस चीज़ को कर पाएँ, ठीक है। फिर है बैलेंसिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस। इंडिया ने हमेशा अपने नेबर्स को इकोनॉमिक हेल्प दी है, चाहे वो प्रोजेक्ट के ज़रिए हो, लोन के ज़रिए हो, एड के ज़रिए हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि प्रोजेक्ट आपका टाइम पे कंप्लीट हो, कंट्रीज़ ओवर डिपेंडेंट ना हो जाए इंडिया पर। तो इससे आपका जो इमेज है ना इंडिया की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। ऐसा ना हो कि जैसे हमने प्रोजेक्ट तो 50 शुरू कर दिए पर कंप्लीट हमने एक भी नहीं किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और इसी का फ़ायदा कौन उठाता है? चाइना उठाता है। चाइना फास्टली वो काम कर देता है, तो लोग इंडिया की जगह चाइना को प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर जियो पॉलिटिकल प्रूडेंस की। तो देखो चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इंडिया को ना कोशिश करनी है कि जब वो किसी कंट्री की हेल्प कर रहा है, सपोज अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, अब अफगानिस्तान में चाइना काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बना रहा है, तो इंडिया को अफगानिस्तान को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि वो अफगानिस्तान की हेल्प इसलिए कर रहा है ताकि जब फ्यूचर में चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ जाता है तो अफगानिस्तान इंडिया की साइड रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बल्कि इंडिया को हेल्प इस तरीके से करानी है, बाय नेचुरल तरीके से, समझ में आ रहा है, जिससे अफगानिस्तान को ये फील ना हो कि कल की डेट में अगर चाइना हमारे अंदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता है तो इंडिया भी नहीं करेगा, इंडिया सिर्फ इसलिए कर रहा है इन्वेस्ट क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऐसा उस कंट्री को फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक तरीके से बैलेंस बना के रखना है ताकि हम लोग चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी काउंटर कर ले और जिस कंट्री के साथ हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं उस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस भी रहे, ठीक है। ये है। फिर है आपका एनकरेजिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो कई नेबरिंग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी चैलेंज हो रही है, मिलिट्री रूल आ रहा है, आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या वीक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आपको बताया था मैंने अभी बांग्लादेश का एग्जाम्पल, मालदीव्स का, अफगानिस्तान का एंड म्यांमार का, ये सारे एग्जाम्पल्स बताए। तो इंडिया को डेमोक्रेसी का सपोर्टर बनना चाहिए, फ्रीडम, स्टेबिलिटी और पीपल राइट्स के लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन जब भी वो ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम दूसरी कंट्री को ये फील ना कराए कि हम उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो इस तरीके से हमें करना चाहिए ताकि वो दूसरी कंट्री के लोग जो है ना वो एंटी इंडिया मूवमेंट ना शुरू कर दें, समझ में आ रहा है। तो वो थोड़ा हमें लॉजिकली और टेक्निकली सोच के ये काम करना है। देन बात करते हैं अडेप्टिंग टू डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल शिफ्ट की। तो देखो
कई कंट्रीज़ जैसे कि मालदीव है या श्रीलंका है, उनमें गवर्नमेंट बार बार बदलती है, कभी प्रो इंडिया आ जाता है, कभी एंटी इंडिया आ जाता है। तो इंडिया को हर नए गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, अपना नेशनल इंटरेस्ट बनाकर रखना होगा, चाहे सामने कोई भी पार्टी क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा इंडिया को। तो ये है। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ये जो हमारी पॉलिसी है, इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये मेनली आपका 4 पिलर्स पे है, जैसे कि सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि। और ये एक तरीके से ये पॉलिसी जो है ना, चाइना का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है ना, इससे बिल्कुल अलग है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है कि वो किसी कंट्री पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती है, इतना ज़्यादा काम कर देती है उस कंट्री के लिए कि उस कंट्री को बाय द एंड ऑफ इट चाइना का ही साथ देना पड़ता है, ठीक है। तो वो उस ट्रैप में फंस गए हैं, ठीक है। इंडिया प्रेशर नहीं बनाना चाहती, पार्टनरशिप में विश्वास करते हैं हम लोग। गोल ये है कि हम लोग क्या कर सके, कोऑपरेटिव, सस्टेनेबल और म्यूचुअल बेनिफिट हम लोग दे सके एक दूसरे कंट्री को, ऐसा हम लोग रिलेशन जो है ओवर द टाइम डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ये है कंक्लूजन। तो हमारा हो गया अब इसका आज का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। अब है नेक्स्ट टॉपिक ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। तो ट्रायंगुलर पार्टनरशिप का मतलब है जब आपस में 3 कंट्री या 3 लोग, ऐसे कोई 3 जने मिलके किसी काम को शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, जब भी कोई 3 कंट्रीज़ आपस में मिलकर कोई काम करती है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। लेकिन ये ऐसा काम नहीं होता है, मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर है हमारी, कहाँ पे बनाऊँ, ये यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। तो ये कंट्री नंबर 1 है, ये कंट्री नंबर 2 है और ये कंट्री नंबर 3 है। नहीं, गलत बना दिया, रुको रुको, हाँ अब बनाती हूँ। ये कंट्री नंबर 1 है, ठीक है, उसका फ्लैग है, ये कंट्री नंबर 2 का फ्लैग है और ये कंट्री नंबर 3 का फ्लैग है, ठीक है। अब होता क्या है ना, इसमें जो कंट्री, एक कंट्री जो होती है आपकी, वो होती है डेवलप्ड कंट्री। क्या होती है वो? एक डेवलप्ड कंट्री। दूसरी कंट्री होती है आपकी डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि हम लोग हैं इंडिया, ठीक है। और तीसरी कंट्री होती है जिसकी हम लोग हेल्प एक्चुअली में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है। अब इसमें होता क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है आपकी जिसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है। दूसरा आपका डेवलपिंग कंट्री है या कोई एमर्जिंग पावर कंट्री है, मान लो इंडिया, जो इम्प्लीमेंटेशन या ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा आपका जैसे अफ्रीका या एशिया के कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है और जिनको हेल्प दी जाती है, ठीक है। तो ऐसी 3 कंट्रीज़ का जो ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। अब इसमें होता है क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इंडिया, जापान एंड अफ्रीका पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो कंट्री है ये जापान है, ये जो कंट्री है ये इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, एंड ये जो कंट्री है ये अफ्रीका की कोई कंट्री है, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो जैसे जापान जो है ये फंडिंग देगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, और इंडिया क्या प्रोवाइड करता है, इंडिया ट्रेनिंग और फील्ड एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अफ्रीका की कोई भी कंट्री ले लो, जैसे कीनिया, इथोपिया, कोई भी, इनको ये हेल्प मिलती है हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिलीफ जैसे सेक्टर्स में, ठीक है। तो इस मॉडल को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिया जापान ट्रायंगुलर कोऑपरेशन विद अफ्रीका, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो एक जॉइंट रिपोर्ट बाय OECD, आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें हाईलाइट किया गया है कि जो ट्रायंगुलर पार्टनरशिप है ना, वो अब जो दुनिया बनती जा रही है ना, मतलब आज की जो दुनिया है उसके डिवाइडेड और कॉन्फ्लिक्टेड एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस जीत सकती है, इफेक्टिव मॉडल बन सकती है। जैसे हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड वर्ल्ड क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। तो इस दौर में जो ट्रायंगुलर पार्टनरशिप है ये काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव साबित हो सकता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये बात है। और ये आप देख रहे हो डायग्राम, की एक्टर्स ऑफ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया है ना, मॉडल सेम टू सेम यही चीज़ है। इसको एक बार आप लोग रीड करके देखना, ठीक है। इसके बाद समझते हैं इसके बारे में अबाउट ट्रायंगुलर पार्टनरशिप और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। तो डेफिनेशन अगर इसकी बात करें तो वही है, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का मतलब क्या है, एक डेवलप कंट्री जिसको हम लोग डोनर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर कंट्री, जैसे कि जापान यहाँ पर डोनर कंट्री हो जाएगी। एक डेवलपिंग या फिर एमर्जिंग कंट्री जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, और एक भी और आपकी डेवलपिंग कंट्री जैसे अफ्रीका की कोई भी कंट्री, तीनों मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री क्या करता है, ये आपको पैसे प्रोवाइड करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा। और जो आपकी एमर्जिंग कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि इंडिया, वो ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट या लोकल लेवल पे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। और ये है टारगेट डेवलपिंग कंट्री, इसको ये सारी हेल्प जो है दी जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से जो भी हो वो ये इस कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है।
तो यही है आपका ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। अब इसका एडवांटेज क्या है इसका, तो पहला तो है रिसोर्स पूलिंग, को क्रिएशन। तो देखो 3 कंट्रीज़ मिलकर काम करते हैं, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, फंडिंग, मैन पावर, आइडिया सब कुछ, और को क्रिएशन होता है, सबकी स्ट्रेंथ कंबाइन होती है। रिजल्ट क्या आता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद है तो इस मॉडल में डेवलपिंग कंट्रीज़ सिर्फ हेल्प लेने वाले नहीं होते बल्कि वो खुद भी हेल्प देना सीखते हैं। ठीक है, इससे उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है फ्यूचर में डेवलपमेंट पार्टनर्स बनने के लिए। तो यहाँ पे दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ ही है, जिनमें से एक को थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो ये इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री जिसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, साथ ही आपका कंट्रीब्यूशन टू एसडीजीज, एसडीजीज का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का फोकस जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन सेक्टर्स पे होता है, और इस मॉडल के जरिए कंट्रीज मिलकर एसडीजीज अचीव कर सकती। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स की। तो ये जो आपका OECD है, ये इसके एस्टिमेट के हिसाब से 199 कंट्रीज़ प्लस 85 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में। साथ ही 1000 प्लस ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से 68% प्रोजेक्ट जो है उनका बजट आपका $1 मिलियन से कम था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, जो इस पार्टनरशिप में बनाए जाते हैं, ये मॉडल लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल होते हैं। छोटी कंट्रीज़ भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस मॉडल में। ठीक है, फिर बात करते हैं अब इंडिया का क्या इसमें है पार्टिसिपेशन। तो अमंग टॉप 10 कंट्रीज़ जो इस ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में बिलीव करती है, उसमें से इंडिया 8th नंबर पे जो ऐसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर जैसे इसमें बता रखा है, आपका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आपका श्रीलंका का एक पोर्ट है आपका कोलंबो पोर्ट। ठीक है, और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT जो है ना, ये उस पोर्ट का एक वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया प्लस जापान ने मिलकर 2019 में आपका एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो है साइन किया था श्रीलंका के साथ। टारगेट ये था इसका कि ये जो ECT है ना, इसका डेवलपमेंट करना, श्रीलंका का जो पोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करना, साथ ही रीजन में चाइना के जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करना। ठीक है, तो जापान ने इसमें क्या प्रोवाइड किया, फंडिंग प्लस टेक्निकल एक्सपर्टीज। इंडिया ने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, लोकल पार्टनरशिप में एंगेजमेंट किया अपना, और श्रीलंका आपके यहाँ पे होस्ट कंट्री थी जिसको ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंडिया एंड US की। तो जो आपका सबसे पहले तो ये समझो स्टेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, SGP क्या है, तो ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो इंडिया और USA के बीच साइन हुआ था, ताकि दोनों कंट्रीज़ जो है मिलकर थर्ड कंट्री, मोस्टली आपकी अफ्रीका या एशिया की कोई भी कंट्री, उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकें। ठीक है, इसको साइन कब किया गया था, इसको साइन किया गया था आपका 2014 में, और 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और फोकस एरियाज क्या रहेंगे, इंडिया और USA मिलकर किन एरियाज पे काम करेंगे, तो वही है एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस, इन सारे सेक्टर्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं रीज़न फॉर रिसर्जेंस ऑफ ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। अब ट्रायंगुलर पार्टनरशिप इतना अब आज की डेट में इतना ट्रेंड में क्यों चल रहा है ये, तो पहला इसमें फेलियर ऑफ वेस्टर्न एड मॉडल। तो जितनी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, जैसे फ्रांस, US, UK वगैरह हो गया, ये लोग पहले 2000 से पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो ये लोग अगर हेल्प करते भी थे ना, तो ये एज अ चैरिटी समझ के हेल्प करते थे, या फिर पॉवर्टी हटाना है इस चलते हेल्प करते थे। तो वो खुद को ना एज अ बॉस समझने लगते थे, और उनको ऐसा लगता था कि उनका जो डिसीजन है ना किसी और XYZ कंट्री में पॉवर्टी को हटाने के लिए, वो एकदम ठीक है। तो एक तरीके वो रूल करने लग गए उस कंट्री पे, समझ रहे हो, अपने आप को बॉस समझने लग गए। और ये जो मॉडल है ना, ये बाय द एंड ऑफ 2000s ये मॉडल फेल होता हुआ नजर आने लग गया। जिस कंट्री में हेल्प कर रहे हैं उस कंट्री को हेल्प चाहिए ही नहीं भाई, आप तो बॉस एटीट्यूड लेके आ रहे हो। तो ये एक मेन रीजन था। फिर है राइज ऑफ इमर्जिंग डोनर्स, जैसे कुछ और कंट्रीज है आपकी, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए, यानी कि अगर आप किसी और कंट्री की हेल्प कर रहे हो, सपोज मैं नेपाल की हेल्प कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं कोई इनिशिएटिव लेके आऊँगी कि आपके स्कूल में के बच्चे जो लड़कियाँ 12th पास कर लेंगे, तो उनको हमारी तरफ से ये इनिशिएटिव्स हैं जो कि मिलेंगे, ये सपोर्ट है जो दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अब इससे हुआ क्या ना, वो भी कंट्री मान गई, ठीक है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमें मतलब एक तरीके से ये जो कंट्रीज़ है ना, ये ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आए जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, दोनों ही कंट्रीज़ का बेनिफिट हो रहा है, दोनों ही इस
जो भी इनिशिएटिव आ रहा है उसे सपोर्ट ले पा रहे हैं और यहाँ बॉसी एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस की। तो अब जैसे पहले आपकी जो ये कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ थी आपकी, US, UK, फ्रांस वगैरह, ये सब करते थे ऐसे काम, लेकिन बाद में चाइना ने जैसे जैसे ग्रो किया ना, तो काफ़ी एग्रेसिवली चाइना ने इन्वेस्ट करने लग गया अफ्रीका, एशिया, साउथ पैसिफिक, इन सारी कंट्रीज़ में, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स में, रोड्स में। और इसी चीज़ को हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जिसके तहत चाइना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली कर रहा है इन्वेस्ट इन कंट्रीज़ में, जिससे जो बाकी प्रीवियस कंट्री थी, सपोज US, UK, फ्रांस, इनका जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी गोल था, उससे बेहतर अब चाइना का इन्वेस्टमेंट लग रहा है उस कंट्री को जिसमें हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। फिर आपका जियो पॉलिटिकल राइवलरीज, तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, चाइना US टेंशन हो गया, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो ये जो हमारी दुनिया है इसको डिवाइड कर दिया है इन्होंने। साथ ही इन्फ्लेशन हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, फूड शॉर्टेजेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंस्टेबिलिटी और डिपेंडेंस दोनों ही ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में एक नया डेवलपमेंट मॉडल बहुत ज़रूरी था आना। इस वजह से ये जो मॉडल है ट्रायंगुलर पार्टनरशिप वाला, ये अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और ये इसलिए ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि ये फेयर है, इंक्लूसिव है, लोकल लोगों की जो नीड्स है उन पे काम करेगा, डेट फ्री रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं इसके रिसर्जेंस के। इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इस ट्रायंगुलर पार्टनरशिप में। जैसे कि पहला है आपका पावर इम्बैलेंस एंड ट्रस्ट इश्यूज़। तो कई बार क्या होता है ना, जब एक डेवलप्ड कंट्री किसी दूसरी डेवलपिंग कंट्री की हेल्प कर रही होती है इस मॉडल के थ्रू, तो वो अपने एजेंडाज उन पे थोपने लग जाती है। और कई बार ऐसे होता है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ ना सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को प्रेफर करती है। जैसे कि मैंने आपको ये 3 मॉडल्स बताया, तो कई बार जो ये डेवलप्ड कंट्री होती है ना, ये ऐसे ही किसी डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करना चाहती है जिनके ऊपर कर्जा ना हो, समझ रहे हो, जिनको आप एक तरीके से समझो तो जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। क्रेडिट स्कोर का मतलब ये होता है कि कर्जा नहीं है, लोन वोन चुका देते हैं टाइम पे, उनको क्रेडिट स्कोर दिया जाता है बढ़िया। तो जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, जिन कंट्रीज़ को आपको मान लो एक तरीके से जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा कर्ज है, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, उन कंट्रीज़ की हेल्प ना करके जो उससे थोड़ी कम ज़रूरतमंद कंट्री है उसकी हेल्प करना चाहती है डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ऐसे में जो कंट्री जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका हेजिटेंस ऑफ रेसिपिएंट कंट्रीज़। तो कई बार डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना वो कुछ शर्तें रख देती हैं जिस डेवलपिंग कंट्री की वो लोग हेल्प कर रहे हैं ना उस डेवलपिंग कंट्री के लिए। जैसे कि वो बोल देंगे कि आपका क्लाइमेट चेंज के रूल्स आप लोग अच्छे से निभा रहे हो नहीं निभा रहे हो, या फिर जो जेंडर इक्वालिटी है वो आपकी कंट्री में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जिनका कंप्लायंस करना किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है और इस वजह से उन्हें लगता है कि ये जो ट्रायंगुलर मॉडल है ना उनके लिए एक बर्डन बन गया है इंस्टेड ऑफ एक हेल्प। तो वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो हेल्प लेने के बजाय उनको एक तरीके से बर्डन्स की तरह ये चीज़ फील होने लगती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अफ्रीका के कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें यूरोपियन यूनियन के जो ग्रीन या सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स है ना उनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि ट्रायंगुलर मॉडल जो है ना उनके लिए बोझ की तरह काम करे, क्योंकि हम ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसको हम लोग नहीं निभा सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की। तो जब भी आपकी 3 कंट्रीज़ मिलकर काम करती है ना उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफरेंट होता है रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट रूल्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, इन तीनों ही चीज़ों को लेके। तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर कौन होगा, इसका मतलब ये है कि कैसे पैसे बांटे जाएंगे दोनों कंट्रीज़ या तीनों कंट्रीज़ के बीच में, ये होगा कौन से लॉ को हम मानेंगे, कौन सा लॉ लगेगा। तो इन सब चीज़ों पे अग्रीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपका कि इंडिया के जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट ये जो प्रोग्राम है ना इस मॉडल में ना एक कंडीशन होती है कि 75% जो है इनपुट्स है वो इंडिया से प्रोक्योर होने चाहिए, इंडियन कंपनीज ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगी। लेकिन कुछ ऐसे अफ्रीकन पार्टनर कंट्रीज चाहते हैं कि उनकी लोकल कंपनीज को भी इक्वल चांस मिले। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेड स्केल एंड स्कोप की। तो ट्रायंगुलर पार्टनरशिप आपका मोस्टली एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है कि एक हॉस्पिटल बनाना है, एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना है या एक स्कूल खोलना है फॉर एग्जांपल। तो इनका कनेक्शन अब बिगर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा वीक होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आपको बता रखा है कि जैसे पेरिस डिक्लेरेशन ऑन एड इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये कहता है कि ऐसे फ्रेगमेंटेड एफर्ट्स डेवलपमेंट गोल से कट ऑफ हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं बन पाता है इसका। तो मॉडल तो अच्छा है बट डेप्थ और लॉन्ग टर्म विजन
इसका थोड़ा सा कम है। थोड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम करो, क्या एक एक स्कूल, एक एक काम, छोटा छोटा काम कर रहे हो आप लोग, इसका ये कहना है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे वे अहेड फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। अब ट्रायंगुलर पार्टनरशिप को हम लोग किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहला है प्रमोटिंग इंक्लूसिव पार्टनरशिप। तो जिस कंट्री की आप लोग हेल्प कर रहे हो, रेसिपेंट नेशन, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इक्वल सीट मिलनी चाहिए। सिर्फ डोनर यानी कि जो कंट्री हेल्प करी, डेवलप कंट्रीज, और इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो हैं, जैसे कि मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया, उन्हीं का एजेंडा नहीं चलेगा, बल्कि लोकल नीड्स और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिंप्लीफाइंग स्टैंडर्ड्स फॉर रेसिपेंट कंट्रीज़। तो भाई बात यही है कि यूरोपियन या वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स जैसे कि होते हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी को लेके, वो हर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फिट नहीं होते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स को लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडाप्ट करो। इंस्टेड ऑफ वन साइज फिट्स फॉर ऑल, एक ही चीज़ सब पे लगेगी, उसको आप लोग चेंज करो। कस्टम फिट अप्रोच, जो कंट्रीज़ हैं, जैसी कंट्रीज़ हैं, उनके हिसाब से आप लोग नॉर्म्स क्रिएट करो। तभी जो कंट्रीज़ है ना जिनको आप हेल्प कर रहे हो, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे बिना बर्डन महसूस किए। फिर एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोसीजर जो है वो थोड़े से लाइट करो। प्रोक्यूरमेंट रूल्स जो है उनको थोड़ा जो रिजिड है, जैसे कि इंडिया के केस में मैंने आपको समझाया 75% इनपुट से जो इंडिया से ही लेना ज़रूरी है। लोकल कंपनीज़ को चांस नहीं मिलता है इस वजह से, जिस कंट्री की हम लोग हेल्प कर रहे हैं उस कंट्री की, ठीक है। तो वो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, और जो डोनर कंट्रीज़ है उसका भी इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फंड्स और ये सब प्रोवाइड कर दिए, ख़त्म हो गया, ठीक है। लोकल बिजनेसेस, लोकल वर्कर्स, उनको भी आप लोग इंक्लूड करो। फिर है स्केलिंग अप एंड अलाइनिंग विथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर कॉपरेशन जो है ना, मोस्टली छोटे छोटे एंड आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स तक ही काम कर पाते हैं। इनका लिंक नेशनल या रीजनल स्ट्रैटेजी से नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रोजेक्ट्स को स्केल अप करो, उन्हें कनेक्ट करो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, SDG से, रीजनल फ्रेमवर्क से, तभी ये लॉन्ग टर्म होंगे, सस्टेनेबल इम्पैक्ट इनका क्रिएट होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर आपका यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि पेरिस डिक्लेरेशन ऑन एड इफेक्टिवनेस, इनके प्रिंसिपल्स यूज़ करो। जैसे कि ओनरशिप जो है वो रेसिपेंट कंट्रीज़ को दो आप। रेसिपेंट कंट्रीज़ का मतलब है जिस कंट्री की हम लोग हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ के केस में अफ्रीका की कोई कंट्री हो गई, वो रेसिपेंट कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। तो रेसिपेंट जो है उनको ओनरशिप दो, अलाइनमेंट करो अदर पॉलिसीज़ के साथ, हार्मोनाइजेशन बना के रखो, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी रखो, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखो कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, टाइम लिमिट कितना डिसाइड हुआ है, उतने टाइम लिमिट में वो चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आपका ट्रायंगुलर कॉपरेशन को सक्सेसफुल हमें अगर बनाना है, तो हमें ज़रूरत है पहले तो इक्विटी, सब पार्टनर्स को इक्वल राइट, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, लोकल नीड्स को समझना चाहिए हमको। लॉन्ग टर्म विजन, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जर्नी हम लोगों को बनानी चाहिए। तभी जाके ये जो मॉडल है ना, वो चाइना के डोमिनेटिंग मॉडल का ऑल्टरनेटिव बन सकता है और ग्लोबल साउथ के लिए एक रियल होप की तरह ये काम कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रायंगुलर कॉपरेशन आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब तीनों पार्टनर्स एक ही टेबल पर बैठ के बराबरी और समझदारी के साथ डेवलपमेंट का काम लेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, कैसे काम करना है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, वो सारी चीज़ें जो है देखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंडिया USA रिलेशंस। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली USA में ऑफिशियल वर्किंग विजिट किया है। ऑफिशियल वर्किंग विजिट का मतलब होता है जब दो कंट्रीज़ आपस में मतलब डिप्लोमेटिक टाइज को सुधारना चाहते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को ग्रो कैसे करना है, कैसे हमें फ्यूचर में काम करना है, इस चीज़ को लेके बेसिकली बातचीत करते हैं। जैसे डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों को लेके कैसे क्या हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके जो बातचीत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिशियल वर्किंग विजिट। अब इन एरियाज़ में कुछ बातचीत हुई है, ये कुछ आउटकम मिला है हमको इस विजिट का। जैसे कि पहला है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में 10 ईयर फ्रेमवर्क बनाया है USA और इंडिया के बीच में मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को लेके। तो डिफेंस की चीज़ों को लेके हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करेंगे। एडवांस जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उस चीज़ को कैसे काम करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस डिस्कशन का पार्ट होंगी। साथ ही ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस ये साइन हुआ है। ये इसलिए हुआ है ताकि दोनों ही कंट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम लोग ग्रो कर सके, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सके, जिससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। इसके साथ साथ कुछ को प्रोडक्शन अनाउंस हुआ है, जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एंड स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का। तो ये चीज़ें अब इंडिया में को प्रोड्यूस की जाएंगी, तो ये इंडिया के प्रोडक्शन सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की। तो US इंडिया ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक
टेक्नोलॉजी, ये इनिशिएटिव साइन किया गया है। इससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अकेडमी एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेट होंगे इंडिया और यूएसए के बीच में, जिससे हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि डिफेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इनमें साथ मिलकर कोलैबोरेट करके फ्यूचर में काम हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इंडस इनोवेशन भी हुआ है। इससे क्या होगा ना, यूएस इंडिया इंडस्ट्रीज एंड अकेडमिया पार्टनरशिप, इस चीज़ को बूस्ट मिलेगा। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे स्पेस, एनर्जी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेके साथ में कोलैबोरेट करके काम कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है ना इंडस एक्स इनिशिएटिव के ऊपर ही है ये चीज़, जो फैसिलिटेट करता है पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड इंडिया टू एनहांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। मिलिट्री सेक्टर्स में लेके जो भी चीज़ें होंगी, जैसे होंगी, उस चीज़ को फॉस्टर करने के लिए था ये। और इसी का सेम टू सेम इसी के ऊपर फिर ये है इंडस इनोवेशन, जो कि आपका जितने भी अब मिलिट्री तो हो गया इसके अंडर, पर मिलिट्री के अलावा जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होंगी स्पेस, एनर्जी को लेके, या कोई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि एआई है, उनके साथ मिलके हम लोग इन सेक्टर्स में काम करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मिनरल रिकवरी इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव से यूएसए और इंडिया दोनों ही क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स जो भी होंगे ना, उनको स्पेशली आपका एल्यूमिनियम, कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस, इन सारे सेक्टर्स में दोनों ही मिलकर काम करेंगे। दोनों ही कंट्रीज जो हैं इन मिनरल्स को कैसे मतलब किस तरीके से रिसाइकल और रिकवर करना है, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये था। फिर अदर्स, अब इसमें क्या हुआ है, यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सीलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो कॉम्पैक्ट है ना, ये साइन किया गया है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। एक तो रिजल्ट ड्रिवन एजेंडा है, दूसरा मतलब रिजल्ट ड्रिवन एजेंडा का मतलब है कि रिजल्ट, जो भी चीज़ हम लोग साइन कर रहे हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। कितने टाइम में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये चीज़ हम लोग लुक आफ्टर करेंगे। दूसरी चीज़ ये जो है, ये दोनों ही कंट्रीज़ के बीच ना म्यूचुअल ट्रस्ट लाता है कि दोनों ही कंट्रीज़ आपस में ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह जो है काम करेंगे फ्यूचर में भी। फिर इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिक वेंचर की बात की जाए तो ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है। अब इससे क्या हुआ है ना, जो हमारा इंडियन ओशन वाला रीजन है ना, उसमें इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा ये, साथ ही जो भी चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करेगा। फिर लॉन्च्ड मिशन 500। अब इससे क्या होगा ना, इंडिया जो है ना, इंडिया और यूएसए, इंडिया के लिए यूएसए जो है ना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मेन एक्सपोर्ट पार्टनर है। हम अपना ज़्यादा सामान यूएसए को ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है टोटल 200 से लेके $250 तक की ट्रेड है, जो हम दोनों कंट्रीज़ आपस में कर पाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों चीज़ें। तो ये चीज़ जो है हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। बाय 2030 तक हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेड है आपस में वो $500 बिलियन तक पहुँच जाए, 200 या 250 से बढ़ के। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा गोल है इसका, लॉन्च्ड मिशन 500 का। इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस भी है कुछ रॉबस्ट इंडिया यूएस रिलेशनशिप का। अब इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या है उसका सिग्निफिकेंस, ये देखते हैं। तो पहला है एडवांस्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो जो यूएसए है वो हमारा टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट हब है, मतलब हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है कहाँ करते हैं, यूएसए में करते हैं। तो इंडिया ने यूएसए का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसके 3 पिलर्स को ज्वाइन किया है फिलहाल। ठीक है, अब छोटा छोटा समझो आप लोग, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से समझो कि यूएसए हमारा एक एक्सपोर्ट पार्टनर है, तो यूएसए का ये एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है। ठीक है, इसके कुछ क्लॉज हैं, 3 क्लॉज हैं, उसको इंडिया ने ज्वाइन कर दिया है। तो अब जब इंडिया ने उसके कुछ क्लॉज को ज्वाइन कर लिया है तो यूएसए को मतलब यूएसए के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर बन गया इंडिया। ठीक है, तो और इंडिया को क्यों साइन करना पड़ा, क्योंकि इंडिया का जो यूएसए है वो एक्सपोर्ट हब है, हम सबसे ज़्यादा सामान वहीं भेजते हैं अपना। ठीक है, तो इस वजह से तो दोनों ही कंट्रीज़ का काम हो रहा है, हमने उनका ये चीज़ ज्वाइन कर दिया, वो हमारे एक्सपोर्ट पार्टनर है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस की। तो जैसे कि हमें पता है क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं आपकी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, स्टेबल बनाती है इंडो पैसिफिक रीजन को, और इस इनिशिएटिव से जो कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो भी बढ़ता जा रहा है ना, उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं यूएसए के साथ मिलके। तो ये जो हमारा जो अभी इनिशिएटिव ये जो हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट, इससे क्या होगा, जो क्वाड है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा वहाँ पे इंडिया और यूएसए का रिलेशन, जिससे हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन में शांति ला पाएंगे। ठीक है, देन है हमारे पास डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। इंडिया ने यूएसए के कुछ डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं जो कि साइन किए हैं, जो कि है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, एंड लास्टली बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट। इससे क्या होता है ना, इससे ये सारे साइन करने से यूएसए ने इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर की तरह समझ लिया है, विद स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन STA 1 ऑथराइजेशन के साथ। ठीक है,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है। फिर बात करते हैं एक्सपैंडिंग फ्रंटियर्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो जो US इंडिया इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ICT 2023, इससे क्या होगा ना, जो भी आप फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे AI की बात करूं और ऐसे साथ ही जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके साथ मिलके हम लोग क्या करने वाले, USA के साथ मिलके AI है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, 5G 6G टेक्नोलॉजीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी है, ये जितने भी टेक्नोलॉजीज़, जितने भी ये चीज़ें हैं ना, ये दोनों ही कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी लीडरशिप में आगे रखेगा और इनोवेशन का एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जिससे दोनों ही कंट्रीज़ आपस में लर्न कर सके इन चीज़ों को और ग्रो कर सके। ठीक है, ये है। इसके बाद लास्ट एक्सपैंडिंग स्पेस आउटरीच, तो जैसे कि आपका निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन। तो इससे क्या होगा ना, इसका पर्पस है जितने भी अर्थ के जो नेचुरल डिज़ास्टर, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट और लैंड वगैरह जो चेंज हो रहे हैं ना, इसको मॉनिटर करना। तो इस मिशन से ना साइंटिफिक कोलैबोरेशन और स्पेस कैपेबिलिटीज़ जो है दोनों ही कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसके साथ साथ इंडिया ने USA का आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इसको साइन कर लिया। अब आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि पीसफुल और रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करता है। फ्यूचर में हम लोग USA के साथ मिलकर हो सकता है कोऑर्डिनेट करके मून और मार्स मिशन जो है इस अकॉर्ड के थ्रू कंडक्ट कर पाएँ। ठीक है, फिर बात करते हैं इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी की। तो USA डिज़ाइंड आपका सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ना इंडिया में इंस्टॉल किए जाएंगे और ये आपका पार्ट है US इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 का। इस एग्रीमेंट के तहत इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंडिया में इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, तो इससे इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और बेस लोड पावर सप्लाई दोनों ही बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ LNG की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो आज के टाइम में USA इंडिया का एक मेजर LNG सप्लायर बन चुका है। तो इससे इंडिया को क्या क्या मिलता है, अफोर्डेबल फ्यूल मिलता है, डाइवर्सिफाइड एनर्जी बास्केट मिलता है, लेस डिपेंडेंट होते हैं हम लोग बाकी अदर कंट्रीज़ पे। अगर हम किसी एक ही कंट्री से कॉन्स्टेंटली LNG ले रहे हैं और मान लो कोई वॉर या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसके कारण वो कंट्री हमको ना सप्लाई कर पाए, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए। तो इस वजह से हमने क्या किया, जो हमारे वेस्ट एशिया जहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे LNG वगैरह के लिए, उन पे थोड़ा डिपेंडेंस हमारा कम हुआ है, ख़त्म हुआ है। फिर बात करते हैं काउंटरिंग टेररिज्म की। तो रिसेंटली USA ने ना हमें तहावुर राना, जो कि 26/11 का जो अटैक हुआ था ना मुंबई का, उसका एक्यूज्ड है, वो हमें सौंप दिया है। तो जिससे हमें क्या पता लगता है कि USA को इंडिया का जो भी जस्टिस जुडिशियल सिस्टम है इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। फिर बात करते हैं सपोर्ट एट मल्टीलेटरल फोरम्स। तो USA ने कई बार इंडिया को मल्टीलेटरल फोरम्स में भी सपोर्ट किया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपका, यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बॉडी है, इसका फुल टाइम मेंबर बनने के लिए USA ने कई बार इंडिया के लिए बिडिंग की है। फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसका भी फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इंडिया का जब ये आया, नाम आया, तब USA ने सपोर्ट किया है इंडिया को। तो यही सारी चीज़ें हैं। और साथ ही इन्होंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में भी इंडिया को फुल टाइम मेंबर बनने के लिए बिड किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो USA ने ज्वाइन किया इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, साथ ही लॉन्च किया US इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। और जो दोनों ही चीज़ें जो पार्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या होते हैं आपके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मतलब दोनों ही कंट्रीज़ जो है ना इथेनॉल, मिथेनॉल, ये जो बायोफ्यूल्स हैं इनको प्रमोट करेंगे, इनको प्रमोट करने के लिए एफर्ट डालेंगे ताकि एक क्लाइमेट चेंज के जो भी इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज ना हो बेसिकली, ज़्यादा एनवायरनमेंट हमारा सेफ रहे, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो इनमें भी USA इंडिया जो है साथ मिलके काम करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया और USA के बीच का जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो रहा है। जैसे कि पहला तो ये है कि आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए USA जो है इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है। दूसरा, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो यूथ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्किल्ड वर्क फोर्स है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जो है ना USA को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस वजह से हमारे पास मेजर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आता है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहे हैं। इसके बाद बात करें नॉन अलाइड नेचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो अब क्या हुआ है, देखो हम लोग जैसे रशिया के साथ भी पार्टनर है, हम लोग USA के साथ भी पार्टनर है, ऐसे डिफरेंट
डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हम लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब उन कंट्रीज़ का किसी और कंट्रीज़ के साथ जो भी रिलेशन रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने अपना रिलेशन हर एक कंट्री के साथ इंडिविजुअल रिलेशन बना के रखा है, जो एक तरीके से दूसरी कंट्री के लिए ट्रस्टेड पार्टनर की तरह काम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कल की डेट में अगर मेरा किसी और कंट्री के साथ पंगा हो जाएगा जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, तो इंडिया मेरे से रिवेंज नहीं लेगा, क्योंकि मेरे साथ इंडिया का एक इंडिविजुअल रिलेशन है। क्लियर है चीज़। तो इस वजह से इंडिया एक इंडिविजुअल रिलेशन बना के रखता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि हम लोग जैसे बैलेंस करके चल रहे हैं रशिया और यूएस के बीच अपने रिलेशंस को सेपरेटली। फिर बात करते हैं डी हाइफेनेशन पॉलिसी की, जो यूएसए ने इम्प्लीमेंट किया है फिलहाल। तो यूएसए पहले इंडिया और पाकिस्तान को एक जैसा ही देखता था कि इंडिया पाकिस्तान जैसा ही होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यूएसए ने डी हाइफेनेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, अडॉप्ट किया है। इसका मतलब ये है कि यूएसए अपने रिलेशंस को हर एक कंट्री के साथ इंडिविजुअल रखेगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि वो कंट्री सपोज पाकिस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान के साथ मिलके काम कर रहे हैं या किसी और कंट्री के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के जैसे होंगे या फिर हमें उनके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरीके से नहीं, बल्कि डी हाइफेनेशन यानी कि हर किसी कंट्री के साथ हमारा एक इंडिविजुअल रिश्ता होगा। और इसकी वजह से ना यूएसए ने इंडिया के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। इसके बाद अब इसमें ना कुछ इश्यूज़ भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला है ट्रेड एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो हमें पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए ने हमारा मैंने आपको बताया यूएसए जो है हमारा एक्सपोर्ट पार्टनर है, बहुत मेजर। हम लोग अपना ज़्यादा सामान यूएसए को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएसए ने हमारे सामान पे टैरिफ लगा दिया। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लगा देना। अब टैक्स लगाने से होता क्या है, यूएसए ने मेरे किसी आइटम पर टैक्स लगा दिया तो मेरा वो आइटम यूएसए के मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। समझ में आया? तो अब लोग मेरा आइटम क्यों खरीदेंगे भाई, अगर वो सामान महंगा बिक रहा है तो। अगर सेम सामान चाइना या किसी और कंट्री का सस्ता है तो वो उस कंट्री का सामान खरीदेंगे ना। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो यूएसए ने टैरिफ लगाया, जिसके चलते हमने भी यूएसए के सामान पे टैरिफ लगा दिया कि यूएसए जो भी यहाँ पे डालेगा, उसके जो भी यूएसए अपना सामान इंडिया में बेचेगा उस पर भी टैरिफ लगा दिया। तो ये हमको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। और हम लोग अभी भी यूएसए के प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हैं। तो यूएसए आपका हर साल एक रिपोर्ट बनाता है, जिस रिपोर्ट का नाम होता है स्पेशल 301 रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें वो बताता है कि कौन सी कंट्रीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपके आईपीआर को प्रॉपरली एनफोर्स कर रहे हैं। और इंडिया अभी भी 2024 की रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पर है। अब ये मतलब क्या है, तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये दिखाता है कि पेटेंट प्रोटेक्शन है कि नहीं है फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर सेक्टर में, या कोई पायरेसी तो हमें सॉफ्टवेयर सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें जेनरिक मेडिसिन बनाने के चक्कर में इंडिया ऑफन वेस्टर्न पेटेंट्स को वायलेट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से यूएसए ने उसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो इससे यूएस कंपनीज़ का ट्रस्ट कम होता है इंडिया में, जो भी दवाइयाँ बनी हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं फार्मा सेक्टर में, उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद बात करते हैं जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस की। एक ऐसा यूएस ट्रेड प्रोग्राम था जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के कुछ प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था यूएस के मार्केट में, ठीक है। तो 2019 में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस है ना, उसको हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इंडिया जो है मार्केट एक्सेस कर रहा है बहुत ज़्यादा तरीके से और यूएस फर्म्स को नहीं दे रहा है। तो इस वजह से अब हुआ क्या, जो भी हमारा सामान अब जा रहा है उस पर टैक्स लग जा रहा है। पहले टैक्स फ्री था वो। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद है जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस। तो इंडिया जो है ना अपने खुद के डिसीजंस खुद ही लेता है, एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। इंडिया किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसका जैसे एग्जांपल है कि इंडिया क्वाड का भले ही मेंबर है, लेकिन इंडिया ने कभी भी मिलिट्री अलायंस बनाने के चक्कर में ना कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। रशिया यूक्रेन वॉर पर इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन लिया और रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट भी कंटिन्यू ही रखा है अपना, ठीक है। तो जो हमने इंडिपेंडेंट अपने रिलेशंस बना के रखे थे ना, वो हमने वैसे ही बना के रखे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं वीज़ा एंड इमिग्रेशन चैलेंजेस की। तो हमारा जो H1B वीज़ा है, यूएसए ने वीज़ा नॉर्म्स थोड़े से टफ कर दिए हैं। अब H1B वीज़ा जो है ये मोस्टली इंडियंस आईटी प्रोफेशनल्स को दिए जाते थे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे ना, वो इसी जो आईटी फॉर्म में जो काम करते थे इसी वीज़ा के थ्रू यूएसए जाके काम करते थे। तो इसको ना बेसिकली इससे स्किल्ड इंडियंस के लिए यूएस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बढ़ती थी। लेकिन अभी यूएस ने क्या किया, इस वीज़ा के रेगुलेशन को और ज़्यादा टाइट कर दिया है, स्ट्रिक्ट कर दिया है। ये जो है अफेक्ट करेगा हम लोगों को लॉन्ग रन में। जो यहाँ से लोग जाते थे काम करने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो जो भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स है ना, रिसेंटली उनको क्या कर दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है कंसर्न ओवर ह्यूमन एंड रिलीजियस राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF
इन्होंने क्या किया है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट कंसर्न रेज किया है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ट्रीटमेंट पर भी स्टेटमेंट दिया है। तो इंडिया इससे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस के रूप में देख रहा है कि भाई हमारे अंदर का मामला है, आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये भी कर रहा है यूएसए साथ साथ। इसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस। तो इंडिया ने रशिया से S-400 जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये खरीदा है, ठीक है। ये एक एडवांस मिसाइल सिस्टम है जो एनिमी मिसाइल्स को स्काई में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यूएसए का जो एक लॉ है ना, ये काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये कहता है कि जो देश रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया से मेजर डिफेंस या इंटेलिजेंस डील्स करेगा उस पर यूएसए जो है सैंक्शन लगा सकता है, ठीक है। तो यूएसए ने ओपनली कहा है कि इंडिया पर जो है ये सैंक्शन जो है ये लग सकता है ड्यू टू S-400 डील। ऑल्दो अभी तक सैंक्शन लगाया नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट थ्रेट बन गया है, ठीक है। तो ये अब क्यों है आपका चैलेंज, तो इंडिया को ऐसा लग रहा है जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब कि हम जो इंडिविजुअल रिश्ते बना रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इंटरनल जो भी डिसीजन है उसमें आप दखल अंदाजी करो, वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूएसए चाहता है कि इंडिया रशिया से दूर रहे और यूएस वेपन्स पर डिपेंड करे पूरा, ठीक है। तो ये सीन। अब इसके बाद ये कुछ आपके रास्ते हैं जिससे यूएस और इंडिया के बीच जो भी रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, जैसे कि फाइनलाइजिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे चर्चा चली रहा है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। अगर ये साइन कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, टैरिफ्स कम हो जाएंगे, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग होंगे, और IPR, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ये जो जितने इश्यूज़ हैं ना, ये सारे जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है फाइनलाइजेशन ऑफ डिफेंस फ्रेमवर्क। तो अगर 2025 से 2035 के लिए एक नया 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क जो है बनाया जा रहा है, इसको जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा। ये क्या करेगा, इससे ना हमारा जो रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है ये साइन किया जाएगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज़ डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को एक्सेस कर पाएंगे एक दूसरे की, और एक दूसरे के मार्केट से सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। इससे मेक इन इंडिया प्लस को प्रोडक्शन मॉडल जो है उसको बूस्ट मिलेगा। फिर आपका ईजिंग H-1B वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। तो इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स के लिए H-1B वीज़ा जो है ना, वो एक तरीके से लाइफलाइन की तरह काम करती है। और यूएस अगर वीज़ा प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और मेरिट बेस्ड बनाएगा तो लोगों के बीच ट्रस्ट और एक्सचेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और पीपल टू पीपल टाइज और टेक टैलेंट जो है उनको मोबिलिटी मिलेगी, दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरा है वेवर अंडर कैट्सा। तो S-400 जैसे रशिया से डिफेंस डील की हमने, तो वो यूएसए के लिए कैट्सा लॉ का एक थ्रेट बन गया है। तो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यूज़ करके इंडिया लॉन्ग टर्म वेवर मांग सकता है, जो इंडिया यूएस डिफेंस को और ज़्यादा सिक्योर और स्ट्रांग बना सकती है। तो इससे इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और यूएस के साथ डिफेंस ट्रस्ट जो है दोनों ही मेंटेन होंगे, ठीक है। फिर मैनेजिंग कंसर्न्स ओवर ह्यूमन एंड रिलीजियस राइट्स। तो इंडिया चाहता है कि यूएसए ना इंडिया के डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी को समझे और इंटरनल मैटर्स में जो इंटरफेरेंस है वो ना करे, जिससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहेगी, स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट जो है बढ़ेगा। साथ ही एनहांस कॉपरेशन इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, AI रेगुलेशंस, फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी, ये जो है ना ये मेजर पार्ट है इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और AI कॉपरेशंस का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंडिया यूएस का कोलैबोरेशन और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, यूएस इंडिया रोड मैप ऑन एक्सेलरेटिंग AI इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रिपेयर्ड अंडर यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के अंडर ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप जो है ये बनाया जा रहा है। इससे दोनों ही कंट्रीज़ में डिजिटल सोवरेनिटी और इनोवेशन लीडरशिप में साथ मिलकर हम लोग काम कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज़। तो बेसिकली ट्रेड, डिफेंस, वीज़ा, टेक्नोलॉजी, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, अगर इंडिया और यूएस इन की एरियाज़ में प्रोएक्टिवली काम करेंगे तो ये पार्टनरशिप सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं रहे बल्कि लॉन्ग टर्म में ट्रस्टेड अलाइज की तरह हम लोग बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी का एक सब टॉपिक है, वो ये है कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। अब ये क्या है, तो रिसेंटली ना हमारा जो 2024 और 25 वाला बजट था ना, उसमें हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया 2047 तक 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करेगा, ठीक है। और इसको डेवलप करने के लिए हमने जो हमारे पास पहले एक्ट थे, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इनको हम लोगों ने अमेंड भी किया है, ठीक है। और ये ऐसे क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है इन चेंजेस से ना इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है, जो काफ़ी टाइम से डीएक्टिवेट थे।
तो रिसेंटली यूएसए ने क्या किया है, 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज़ को अपनी एंटिटी लिस्ट से हटा दिया गया है। वो कौन सी 3 है? पहले है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और तीसरा इंडिया रेयर अर्थ। ठीक है, तो इस एंटिटी लिस्ट में जिनका भी नाम होता है ना, उसके साथ यूएसए जो है काम नहीं करता है उन कंपनीज़ के साथ। ठीक है, ये बेसिकली उन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट होती है जिनके साथ यूएस कंपनी टेक्नोलॉजी या मटीरियल्स वगैरह शेयर नहीं करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिक्योरिटी के लिए हमारे थ्रेट बन सकती हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट से फिलहाल इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जो है हटा दिया गया है। तो अब इससे होगा क्या, अब इससे न्यूक्लियर ट्रेड, टेक्नोलॉजी शेयरिंग वगैरह हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब रुकावट हमारे लिए नहीं बनेगा ये। ठीक है, अब इस लिस्ट से नाम हटने से क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, क्या अच्छा है? तो ये जो लॉन्ग पेंडिंग हमारा था ना यूएस इंडिया अग्रीमेंट कंसर्निंग पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम लोग 123 अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इससे हम लोग आपस में न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, यही सब है। तो देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, 123 अग्रीमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले ना एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो है NPT, ये नॉन प्रोलिफरेशन अग्रीमेंट। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बेसिकली ये है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो 1970 से लागू हुआ था और इसका मेन एम था कि दुनिया भर में जो ये न्यूक्लियर, देखो जब किसी एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है तो उसकी देखा देखी दूसरी कंट्री भी ट्राई करेगी, तीसरी कंट्री भी ट्राई करेगी और सब कंट्रीज अपने आप को इस मतलब कंपेयर करने लगेगी कि हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हम लोग दूसरी कंट्री से ज़्यादा पावरफुल हैं। क्लियर है ये चीज़? और हर अगर छोटी छोटी बहस भी होने लगी, मान लो जैसे किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है तो वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करने लग जाएंगे आपस में, जो कि बहुत 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 डेंजरस चीज़ है। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट जो है उसी चीज़ को रोकता है और इस अग्रीमेंट के 3 मेन गोल्स हैं। पहला तो है नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि जो नई कंट्रीज़ हैं उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की परमिशन नहीं है। तो जो भी कंट्रीज़ ये NPT साइन करती है ना, उनको जो नई कंट्रीज़ है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की परमिशन नहीं है। दूसरा है आपका डिसआर्मामेंट। तो ये क्या है, जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो धीरे धीरे उन्हें ख़त्म करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। और तीसरा है पीसफुल यूज़। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो, मेडिकल यूज़ वगैरह करना हो, सिर्फ उन कामों के लिए आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। ये अग्रीमेंट आपको न्यूक्लियर वेपन रखने की परमिशन जो है नहीं देता है। ठीक है, नाउ अब इस ट्रीटी को लगभग आपके 190 कंट्रीज़ है जिन्होंने साइन कर रखा है। ठीक है, मान लो दुनिया की ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज़ ने कर रखा है, लेकिन इंडिया ने इसे अभी तक साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया का कहना था कि ये जो ट्रीटी है ना, ये कुछ ही कंट्रीज़ को ये पावर्स देती हैं कि कुछ ही गिने चुने देश हैं आपके, जैसे US हो गया, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, इनको ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स रखने की परमिशन देती है और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना उनको मना कर रहे हैं ये लोग न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए। तो बेसिकली ये ही चीज़ समझ के इंडिया ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट समझा और इस अग्रीमेंट को साइन नहीं किया है। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट को साइन जब नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपने कोई NPT साइन नहीं किया है फिर भी 123 अग्रीमेंट के जरिए इंडिया ने बिना NPT ज्वाइन किए ग्लोबल न्यूक्लियर जो मार्केट है ना उसका एक्सेस ले लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा बताती हूँ। तो ये जो 123 अग्रीमेंट है ना, ये इंडिया को अभी शॉर्ट टाइम के लिए समझो ये परमिशन देता है कि इंडिया जो बाहर की ग्लोबल मार्केट्स है ना वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या कर सकती है, न्यूक्लियर मार्केट का एक्सेस जो है इंडिया को मिल गया, न्यूक्लियर मार्केट का एक्सेस। ठीक है, अब ये जो 123 अग्रीमेंट है ये कहता है, लेकिन इंडिया ने NPT साइन नहीं किया है। अब NPT तो ये कहता है ना कि जो नई कंट्रीज़ हैं उनके पास वो लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते हैं। तो टेक्निकली इंडिया को 123 अग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर मार्केट का एक्सेस मिल गया है बिना NPT साइन किए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ये 123 अग्रीमेंट है क्या, इसको समझते हैं। तो इंडिया ने ना 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके बाद 1978 में USA ने इंडिया पर न्यूक्लियर सैंक्शन लगा दिया था क्योंकि इंडिया ने NPT नहीं साइन किया और उसके बाद भी ये काम किया। ठीक है, फिर उसके कुछ साल बाद आपका 2005 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब इंडिया और USA ने सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का मतलब है कि न्यूक्लियर एनर्जी का आप लोग इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिया ने साइन कर दी। ठीक है,
फिर उसके बाद ये हो गया कि अब जो है ना इसके साइन होने के बाद कि अब यूएसए और इंडिया जो है आपस में न्यूक्लियर कॉपरेशन करेंगे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज जो है वो शेयर करेंगे, ना कि वेपन्स बनाएंगे, वेपन्स के लिए नहीं, ठीक है। फिर 2008 आया, 2008 में फाइनल ये किया गया 123 अग्रीमेंट को। और इसको 123 अग्रीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूएसए के एटॉमिक एनर्जी एक्ट के सैंक्शन 123 के अंदर आता है, इस वजह से, ठीक है। और इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया ने अपने सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को परमानेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंडर रख दिया है और ये एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन किया है जिसे IAEA और स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कर सकेगा, ठीक है। तो इंडिया ने वॉलंटरीली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट ना करने का वादा भी किया और अपने न्यूक्लियर जो भी टेक्नोलॉजीज थी उसकी सिक्योरिटी और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, ठीक है। और अब जाके जो है आपका 2008 के बाद जो यूएस की कंपनीज थी वो इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना सकती थी, फ्यूल सप्लाई कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये जो है ना आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG वेवर, ये एक नॉर्मली जो है ये NPT मेंबर्स को ही अलाउ करता है। उसने इंडिया को एक स्पेशल वेवर दे दिया है जिसके बाद दुनिया भर के देश जो है इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजीज जो है वो सप्लाई कर सकते हैं बिना NPT साइन किए, ठीक है। मतलब हमने बिना NPT साइन के बड़ा काम कर लिया है। तो ये था पूरा कहानी। इसके बाद आ जाओ अब इंडिया की जो पोजीशन है ना वो कैसे यूनिक है इस इंडिया US न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट में, ये देखो। तो पहला तो है न्यूक्लियर टेस्ट। तो डील में कोई ऐसी क्लियर कंडीशन नहीं रखी गई है जिससे अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा अगर इंडिया फ्यूचर में न्यूक्लियर टेस्ट करे तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपना फैसला हम लोग खुद ही लेंगे, वो जो फ्रीडम है ना उसको प्रिजर्व किया गया है। दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसे क्लॉजेज होते हैं बट इंडिया के साथ नहीं है। फिर बात करते हैं फ्यूल रीप्रोसेसिंग की। तो इंडिया को US ओरिजिन न्यूक्लियर फ्यूल को रीप्रोसेस करने की स्पेशल परमिशन मिली है जो कि NPT साइन ना करने वाले कंट्रीज को जनरली नहीं मिलती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे इंडिया अपने स्पेंट फ्यूल को दोबारा यूज़ कर सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये है। फिर बात करते हैं फ्यूल सप्लाई की। तो अमेरिका ने इंडिया को कंटिन्यूस न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने का प्रॉमिस किया है, यानी फ्यूचर में भी फ्यूल की अवेलेबिलिटी का एश्योरेंस दिया है। और ये भी एक रेयर कमिटमेंट थी जो ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन शॉर्ट इस डील ने ना इंडिया को एक एक्सेप्शनल पोजीशन दी है जिसमें उसकी सोवरेनिटी भी सेफ है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी इंश्योर है, ठीक है। नाउ अब है इसका सिग्निफिकेंस। तो देखो पहला तो है एंडेड इंडियाज न्यूक्लियर आइसोलेशन। इस डील ने ना लगभग 30 साल पुरानी जो हमारी न्यूक्लियर आइसोलेशन थी ना वो हटा दिया है। 1974 के बाद से इंडिया पर US और बाकी कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर ट्रेड जो है बैन कर दिया था, लेकिन इस अग्रीमेंट के बाद इंडिया को दोबारा इंटरनेशनल न्यूक्लियर मार्केट का जो है वो हिस्सा बन गया है इंडिया। इसके बाद है लेजिटिमाइज इंडियाज न्यूक्लियर स्टेटस। तो इंडिया ने आपको पता है NPT साइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस डील के थ्रू जो है डी फैक्टो रिकॉग्निशन, मतलब कि आपका न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला जो स्टेट है ना वो स्टेटस इंडिया को मिल गया है, ठीक है। मतलब इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट कर सकता है बिना अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को छोड़े, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इस डील के बाद इंडिया ने फ्रांस, रशिया, UK, जापान और कनाडा के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया है। और इसका रिजल्ट ये आया है, जो ये आपका फ्रांस का प्लेस है जैतापुर एंड कुंदमकुलम प्लांट्स जो रशिया में है, ये जो है ना ये पीसफुल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये शुरू हुए हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथन इंडियाज US स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ऑब्वियसली इस अग्रीमेंट से ना सिर्फ आपकी एनर्जी डील हुई है बल्कि इसने इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और US का बन गया है, ठीक है। फिर एनहांस डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी। तो न्यूक्लियर फ्यूल के ईजी एक्सेस ने इंडिया के रिएक्टर्स की एफिशिएंसी जो है लगभग आपकी 50 से 55% जो है उससे बढ़कर आपका 80% तक हो गया है, ठीक है। इसके साथ ही फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड रशिया, इनके साथ लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई जो है वो अग्रीमेंट हमको मिल गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं इनेबल्ड पार्टिसिपेशन इन अदर रिजीम्स। तो इस डील के बाद इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स ज्वाइन किए हैं जिसमें एंट्री पहले इम्पॉसिबल थी, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट जो है ये हमने अब ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब इसमें हमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला सिविल लायबिलिटी लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में एक मेजर हर्डल जो है ना वो आया इंडिया के सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 की वजह से, जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर बिजनेस नॉर्म्स के अगेंस्ट था, ठीक है। जैसे इसमें बता रखा है सेक्शन 17B ऑफ इस एक्ट का जो है आपका सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट
तो इसका जो ये क्लॉज है ना, ये अलाउ करता है कि अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गए तो ऑपरेटर जैसे कि आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL सप्लायर जैसे US कंपनी से कंपनसेशन मांग सकता है। इंटरनेशनली ये रूल नहीं होता, नॉर्मली सप्लायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वंस द प्लांट इज डिलीवर्ड एंड रनिंग, ठीक है, बट ये ऐसा ऐड कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था उसका रेफरेंस लेते हुए कहा है कि सप्लायर्स भी लायबल होने चाहिए ताकि पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्शन मिल सके। और इस डिसीजन ने प्राइवेट फॉरेन कंपनीज को न्यूक्लियर डील्स में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा डरा दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उन्हें भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल जो है समझा जाएगा और उन्हें ह्यूज कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। फिर कमर्शियल वायबिलिटी चैलेंजेस, तो वेस्टिंग हाउस जो कि एक मेजर US न्यूक्लियर कंपनी है और इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट उन्होंने लगाने वाली थी 2017 में, वो बैंकरप्ट हो गई और इस वजह से जो ये हमारा आंध्र प्रदेश में कोबड़ा आंध्र प्रदेश में जो ये है 6 AP100 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने का जो प्लान था ना वो डिले हो गया है, ठीक है। फिर हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, हाई कैपिटल कॉस्ट लगता है और टाइम भी लगता है, इसलिए इंडिया ने ग्रेजुअली अपना फोकस जो है सोलार और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर लिया है जो चीपर और फास्टर ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद कुछ की फीचर्स हैं इस एक्ट के, ये एक बार पढ़ लेना आप लोग, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको चाहो तो आप लोग थोड़ा छोड़ भी सकते हो। ऑनेस्टली दिस इज मतलब बहुत डीप है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाओ कुछ वे फॉरवर्ड है, ये देखते हैं। तो हमें पता है इंडिया और जो US का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ना, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन इसमें कुछ लीगल और फाइनेंशियल चैलेंजेस है जिनको रिजॉल्व हमें करने की ज़रूरत है। जैसे कि इसमें बता रखा है अमेंड इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, तो इंडिया के सिविल लाइबिलिटी और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को आप लोग थोड़ा सा अमेंड करो, इसको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के नॉर्म्स के साथ अलाइन करो। मतलब कि सिर्फ ऑपरेटर जैसे कि NPCIL को एक्सीडेंट के केस में रिस्पॉन्सिबल माना जाए और सप्लायर्स जैसे कि US की कंपनीज वगैरह उनको लीगल प्रोटेक्शन मिले इस चीज़ के अगेंस्ट। तो ये स्टेप ना फॉरेन कंपनीज को थोड़ा सा भरोसा दिलाएगा कि वो जो है ये करें इसमें इंडिया में काम, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे स्टैब्लिश एंड इंटर गवर्नमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑन लाइबिलिटी, तो इंडिया और US गवर्नमेंट्स के बीच एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो सकता है जो क्लियरली डिफाइन करे कि फॉरेन सप्लायर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी और ये अंडरस्टैंडिंग एक लीगल एश्योरेंस बन सकती है जो प्राइवेट US कंपनीज को इंडिया में न्यूक्लियर बिजनेस करने के लिए एनकरेज करेगा, ठीक है। लास्टली एक्सपीडिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंश्योरेंस पूल, तो ये जो एक्ट है ना आपका, इस एक्ट के तहत जो इंश्योरेंस पूल क्रिएट किया गया था टू प्रोटेक्ट बोथ ऑपरेटर्स एंड सप्लायर्स, जिस मतलब फुल्ली फंड करना था इस एक्ट को और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना था। इस इंश्योरेंस से अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो कंपनसेशन का फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम होगा और कंपनीज को आपका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली इंडिया और US जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ना, उसमें एनर्जी कॉर्पोरेशन का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अगर हम लाइबिलिटी के लीगल और फाइनेंशियल जो बॉटलनेक्स हैं उनको एड्रेस नहीं करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमको नहीं मिल पाएगा। तो हमें ज़रूरत है एक तो क्लियर लॉ डिफाइन करने की, ठीक है, क्लियर लॉ के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है इंश्योरेंस डिफाइन करने का और प्लस म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने का। समझ में आ गया? तो ये कुछ स्टेप्स है अगर हम लोग कर लेना। और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब भी आप लोग 250 वर्ड्स हमें मिलते हैं मेंस आंसर राइटिंग में और कई बार वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो जैसे कंक्लूजन में एक लाइन लिख के ऐसा कुछ आप लोग दिखा दो, क्लियर लॉ प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये थोड़ा आपके आंसर को थोड़ा अच्छा बना देता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। और इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अगर आप UPSC का ना पेपर उठा के देख लो किसी भी साल का, तो इंटरनेशनल रिलेशन से एक आ ही जाता है इंडिया या किसी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशंस या जो भी न्यूज़ में। तो अगर जैसे आपने इंडिया US रिलेशन पढ़ा तो एक फोल्डर बना लो, वहाँ पे जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लो, फिर फ्यूचर में कुछ और प्रिंट होगा इंडिया और US के रिलेशन को लेके, तो वहाँ पे वो चीज़ ऐड कर लेना। सिमिलरली इंडिया फ्रांस रिलेशन को लेके अभी है, तो ऐसे करते करते ना आपके 10-12 तो हो जाएंगे रिलेशंस एकदम प्रिपेयर्ड, और कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हो जाएंगे। तो इससे आपका जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाला टॉपिक है ना वो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो इंडिया फ्रांस का AI एक्शन समिट, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 कहते हैं, वो फ्रांस के पेरिस में February 10 और 11 2025 को चेयर किया गया था, इनकी प्रेसाइड किया गया था। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर इसको
लीड किया था इस समिट को, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में बनी हुई है। बाकी अगर किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो देखो 2-3 चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उस कंट्री का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, उस कंट्री में कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए, साथ ही वो कंट्री जो है आसपास कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो तो पता होना ही होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ तो अपनी हैबिट में डाल लो जब पढ़ रहे हो यूएस का यूएस के टर्म्स में, फ्रांस का फ्रांस के टर्म्स में, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था और फ्रांस ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें आपके यूनेस्को, मतलब यूनेस्को भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर था। इस समिट का जो मेन एम था ना वो ये था कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसका यूज़ किस तरीके से हो रहा है वो पूरा समझना, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए उसके क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं, साथ ही जो नॉर्मल लोग हैं जो पब्लिक गुड के लिए उसका कैसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ किसी एक कंट्री या एक कंपनी के फ़ायदे के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। साथ ही इस समिट में ना काफ़ी बड़े बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग आए थे, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपके यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को है, तो इनके जो हेड थे वो आए थे। साथ ही जो बिजनेस लीडर्स हैं जो एआई की फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं वो लोग भी इस समिट में इन्वाइटेड थे, ठीक है। अब ये जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समिट में ना बात हुआ कि एआई का मिसयूज़ कैसे रोक सकते हैं हम लोग, एथिकल और सेफ है कि नहीं एआई, जैसे एआई काम कर रहा है वो, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एआई का फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये। साथ ही इस समिट में क्या हुआ, फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया एज होस्ट ऑफ द नेक्स्ट एआई एक्शन समिट, यानी कि अगला एआई समिट इंडिया में होगा, जिसका मतलब है कि इंडिया को एआई के ग्लोबल गवर्नेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप का जो है वो रोल मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके कुछ कोर प्रिंसिपल है जो अभी ये कंडक्ट हुआ है, क्या है, जैसे कि पहला है ओपननेस इन एआई, मतलब कि एआई का डेवलपमेंट जो है ना वो ओपन होना चाहिए, यानी कि सब लोगों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग और रिजाइलेंट इकोसिस्टम बनाना होगा जिसमें हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, जैसे एआई के रूल्स और गाइडलाइंस क्या होंगे, कौन इस्तेमाल करेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली हैं, टूल्स कैसे डेवलप किए जाएंगे ओवर द टाइम, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएं जो एआई को सेफ और फेयर बनाए, ठीक है। मतलब एआई ना कुछ बड़ी कंपनीज के हाथ में ही ना हो, सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। साथ ही अकाउंटेबिलिटी इन एआई, ये प्रिंसिपल कहता है कि एआई के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और यूज़ के हर स्टेप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसमें आपका क्या क्या शामिल है, इसमें आपका शामिल है एग्जिस्टिंग नेशनल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, तो जो पहले से ही लॉ बने हुए हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो। साथ ही आपका रिसर्च, ओवरसाइट एंड एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटीज़, रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए फैसिलिटीज़ और सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी का जो रोल हो वो अच्छे से हो ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके इस एक्शन का, ठीक है। मतलब अगर एआई कुछ गलत करे तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल हो और उसे सुधार सके, समझ में आ गया, कोई अकाउंटेबल हो। फॉर है एआई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट नेक्स्ट, तो इसका फोकस है कि एआई का यूज़ लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों के भले के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो अगर हम लोगों का भला चाहते हैं तो उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा, लोग इनपुट डालें उस चीज़ में, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मतलब कि जिसमें सबकी आवाज़ सुनी जाए ना, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना होगा एआई को लेके। तो एआई एक आपका डेमोक्रेटिक टूल हो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है, ताकि फ्यूचर में ना एआई हमारे लिए डेंजरस ना बन जाए, इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रांस फॉर इंडिया क्यों है, मतलब फ्रांस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट, हम पढ़ तो रहे हैं इंडिया फ्रांस रिलेशन ना, तो देखो ध्यान से सुनो। तो पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की। तो जो दोनों ही कंट्रीज़ है ना वो अपनी इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, दोनों ही कंट्रीज़ अपनी आइडियोलॉजी को लेके काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देती है। इसके साथ ही इंडिया ने फॉलो किया था नॉन अलाइनमेंट आफ्टर WWI, तो इंडिया ने WWI के बाद नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो की थी, और फ्रांस ने आपका 1966 में जो नाटो की मिलिट्री कमांड जो था ना उससे अलग होने का फैसला किया था। साथ ही कोल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेंट बन गया था ना, तो फ्रांस और इंडिया ने यूएस डोमिनेशन का अपोज किया था, उसके अगेंस्ट गया था वो, ठीक है। तो दोनों की आइडियोलॉजी जो है कुछ हद तक जो है वो सिमिलर है। फिर बात करते हैं इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की। तो फ्रांस ना कुछ टेरिटरीज होल्ड करता है, कुछ आइलैंड्स इंडियन ओशन में, ठीक है, और साथ ही दोनों जो कंट्रीज हैं वो चाहती है एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक शांति बनी रहे इंडो पैसिफिक रीजन में। और इंडिया का 55% जो ट्रेड है ना वो पास होता है साउथ चाइना सी से और
मलक्का स्ट्रेट से, तो इस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सपोर्ट फॉर इंडियाज़ इंटरेस्ट। तो 1998 के बाद आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था, उसके बाद इंडिया को ना पनिश किया था सबने, लेकिन कोई इस चीज़ को लेकर आगे अग्रीमेंट नहीं करना चाह रहा था इंडिया के साथ, लेकिन फ्रांस ने इंडिया के साथ एंगेज किया। फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए ना इंडिया को P5 नेशंस का सपोर्टर भी बना था फ्रांस। साथ ही फ्रांस के पास आपको पता है काफ़ी ज़्यादा यूनिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो G7 का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नाटो का मेंबर है और EU का मेंबर है। तो ये सारी पोजीशन है और इसका फ़ायदा किसको मिल सकता है? इंडिया को मिल सकता है। साथ ही की डिफेंस पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस इंडिया का मेजर डिफेंस सप्लायर है, जिसमें वो की वेपन्स और टेक्नोलॉजीज़ जो है वो शामिल है, जैसे कि रफाल हमने पता है हमें, कुछ जेट इंजन्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो लिखी हुई हैं ये चीज़ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रांस के 28% आर्म्स एक्सपोर्ट जो है ना वो इंडिया को ही जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से फ्रांस जो है ना वो इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और रिलेशनशिप जो है ना हमारा वो म्यूचुअल है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। फिर अब इसके कुछ डायमेंशंस देखते हैं इंडिया और फ्रांस के पार्टनरशिप के। तो फ्रांस ही आपकी जो है ना पहली कंट्री थी जिसके साथ इंडिया ने अपनी पहली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 26 जनवरी 1998 को लॉन्च की थी। तब से लेके आज तक ये जो हमारा आपस में ये रिश्ता है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है और कई इंपॉर्टेंट एरियाज़ में दोनों ही कंट्रीज ने मिलकर काम भी किया है। जैसे इकोनॉमी की बात की जाए तो FY 2022-2023 में इंडिया फ्रांस का टोटल ट्रेड जो है ना पहली बार $13 बिलियन क्रॉस कर गया था, ठीक है। साथ ही जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स है ना वो $7 बिलियन जो है उससे ज़्यादा रहा है फ्रांस के साथ। साथ ही जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, जो दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर बात करें डिफेंस के सेक्टर में तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, जैसे शक्ति हो गई आर्मी एक्सरसाइज, गरुड़ हो गए बायलेटरल एयर एक्सरसाइज, तरंग हो गई तरंग शक्ति ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, साथ ही वरुण एक्सरसाइज हो गई जो नेवल एक्सरसाइजेज है। ये जो सभी एक्सरसाइजेज है ना इन सभी से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट जो है हमारा वो बढ़ता है। ये सारी ही इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाली कुछ एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद बात करें फ्रांस इंडिया डिफेंस स्टार्टअप एक्सीलेंस की, तो ये क्या है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, यूनिवर्सिटीज़ ये सब मिलके काम करते हैं और ये हॉरिजन 2047 का ये विजन है जिस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये सारे ही स्टेक होल्डर्स को एक साथ ले आता है और उस पर हम लोग काम करते हैं। अब हॉरिजन 2047 क्या है? तो 2023 में दोनों कंट्रीज़ ने हॉरिजन 2047 का रोड मैप लॉन्च किया था। इसका एम है कि 2047 तक इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को और ज़्यादा डीप करना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, जब इंडिया अपना 100th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी जो है मनाएगा उस टाइम पे, ठीक है। और इंडिया और फ्रांस डिप्लोमेटिक टाइज को जो है 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, साथ ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के 50 ईयर्स हम लोगों को पूरे हो जाएंगे, तो इस वजह से। फिर बात करें इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की, तो इसका गोल है मिलिट्री हार्डवेयर को मिलकर डिज़ाइन करना और डेवलप करना। स्पेस कॉपरेशंस भी इसमें शामिल है, यानी मेक इन इंडिया प्लस मेक विथ फ्रांस मॉडल जो है ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करें साइंस के सेक्टर में, तो इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन एआई पर भी दोनों कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एआई रोड मैप का फोकस है सेफ, ओपन, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एआई डेवलपमेंट करना। दोनों कंट्रीज़ का एआई फिलॉसफी जो है वो सिमिलर है, जिसमें एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें यहाँ पे इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब की, तो इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब क्रिएट किया गया है। इसका जो एम है वो है हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में मिलकर रिसर्च और इनोवेशन करना, ठीक है। लास्टली आपका जो ये है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो NPCI जो ये डेवलप किया है जिन्होंने ये, और जो ये लिक्रा कलेक्ट है फ्रांस का, तो NPCI आपका इंडिया का और ये लायरा कलेक्ट जो है फ्रांस का। इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है UPI सिस्टम को फ्रांस और यूरोप में इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी अब इंडियन टूरिस्ट भी फ्रांस में UPI से पेमेंट कर पाएंगे, विच इज़ वेरी 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 ग्रेट थिंग टू डू, ठीक है। इसके बाद बात करें अब स्पेस के सेक्टर में क्या किया है, तो स्पेस के सेक्टर में फ्रांस इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का एक मेजर टेक्निकल पार्टनर है। वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सप्लाई करता है। साथ ही ऑनगोइंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि तृष्णा है सैटेलाइट, जॉइंट सैटेलाइट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए। फिर आपका मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, जो हमारे ओशंस हैं उनकी सिक्योरिटी और ट्रैकिंग के लिए।
फिर आपका पेलोड्स, ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट है, ये सैटेलाइट्स का डेटा ट्रांसमिशन के लिए है, फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, कोलैबोरेशन है आपका, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस हैं, इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो है आपकी, उनके साइंटिस्ट का म्यूचुअल ट्रेनिंग होगा इसके तहत, ठीक है। तो यानी कि स्पेस में इंडिया फ्रांस के रिलेशन जो है वो एकदम मस्त है और फ्यूचरिस्टिक है। फिर इसके बाद बात करें सिविल न्यूक्लियर कोलैबोरेशन की, तो इसमें जो है आपका 2008 में इंडिया और फ्रांस ने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था। तब से दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पीसफुल यूज़ कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी का उस पर काम कर रही हैं। और इसके कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। फिर इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये एक ग्लोबल फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट है जो फ्रांस के कैडरिच सिटी में बनाया जा रहा है, ठीक है। अब दोनों कंट्रीज़ जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है इन पे जो है इन पर भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाएगा। फिर इसके अलावा भी कुछ एरियाज़ है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, तो 2015 में जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में इंडिया और फ्रांस दोनों एक्टिव लीडर्स रहे हैं। साथ ही 2018 में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया, जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। फिर बात करें कल्चर के इस एरिया में, तो 1966 में इंडिया फ्रांस कल्चरल एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ था, उसको अभी 60 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन इस वजह से डिक्लेयर किया गया है। ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 जो है ना, ये एक तरीके से आपका क्रॉस सेक्टोरल इनिशिएटिव है, जिसमें कल्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एजुकेशन वगैरह सब कुछ शामिल है। और इस इवेंट के लिए एक ऑफिशियल जो है लोगो वो भी लॉन्च किया गया है, यानी कि कल्चरल डिप्लोमेसी भी इंडिया फ्रांस की जो रिलेशन है ना उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है उसका, ठीक है। फिर बात करें ट्राइलेटरल कॉपरेशन की, तो इंडिया, फ्रांस और यहाँ पे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। इस पार्टनरशिप का गोल है क्या करना, फ्री, ओपन, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक बनाना, ताकि शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़े, सप्लाई चेन रिजाइलेंस इन सारी एरियाज़ में काम हो सके। फिर इंडिया, फ्रांस, यूएई, इनका क्या फोकस एरिया है, सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो ये ट्राइलेटरल ग्रुपिंग्स जो है ना इंडिया फ्रांस रिलेशन को रीजनल और ग्लोबल लेवल तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। फिर बात करें अब कुछ हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, इसके बाद आई थिंक कंक्लूजन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो अब क्या चैलेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, इसमें पहला है रोड ब्लॉक्स इन न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन। तो हमें इस न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें देखने को मिल रही है, जिसमें पहला आपका है इंडिया सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अब ये एक्ट ये कहता है कि जो भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होगा ना, उसमें जो सप्लायर है, ठीक है, उसको भी फाइनेंशियल रिस्क जो है भरना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अब जो फ्रांस के फॉरेन सप्लायर्स है ना, वो थोड़ा हेजिटेंट हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी फाइनेंशियल रिस्क जो है भरना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर कुछ होता है तो। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो फ्रांस ने बनाने का ऑफर दिया था, वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा डिलेज हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल स्टैंसेस, तो अब आपको पता है फ्रांस जो है वो ओपनली यूक्रेन का सपोर्ट करता है, जो कि रशिया के अगेंस्ट है, ठीक है। जैसे वेपन्स वगैरह देने में, यूनाइटेड नेशंस में वोट वगैरह देने में, तो फ्रांस यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। और इंडिया जो है ना वो एक न्यूट्रल स्टैंस ले रहा है, वो ना किसी का सपोर्ट कर रहा है ना किसी का अपोज कर रहा है। तो इस डिफरेंस की वजह से ना डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्रांस और हमारी थोड़ी मिसमैच हो रही है, स्पेशली इंटरनेशनल फोरम्स पर, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंसर्न, फ्रेंच कंपनीज कंप्लेंट करती हैं कि इंडिया में आईपीआर इन्फोर्समेंट जो है वो वीक है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, फैशन के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। इससे इश्यूज आते हैं, जैसे कि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स यानी कि नकली प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद प्रोलॉन्ग पेटेंट अप्रूवल प्रोसेस, पेटेंट मिलने में काफ़ी डिले होता है, लीगल प्रोटेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। इन सब से फ्रांस के जो ये बिजनेसेस हैं ये हेजिटेंट करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इनोवेशन या पार्टनरशिप के लिए। फिर बात करें ट्रेड बैरियर्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को फ्रांस और ईयू में कई नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जिसका सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपका सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी जो रूल्स हैं, फूड और क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए। फिर बासमती राइस को जीआई टैग देने पर अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच राइस लॉबी। तो एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में हमें प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड इंडियन गुड्स के लिए थोड़ा रोड ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है हमको। फिर बात करें स्टॉल्ड इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो इंडिया ईयू ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है 2007 से नेगोशिएशन में है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता है, ट्रेड पोटेंशियल का हम लोग फुल यूज़ नहीं कर
पा रहे हैं। इंडिया फ्रांस के ट्रेड रिलेशंस भी इम्पैक्ट होते हैं इस चीज़ से। लास्टली लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट। तो इंडिया फ्रांस रिलेशन ज़्यादातर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फोकस्ड है, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी पे। बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल लेवल पर अभी इंटरेक्शन बहुत वीक है। कम स्टूडेंट एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, कम टूरिज्म और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। इस वजह से ग्रास रूट लेवल पर बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती है, जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कंक्लूजन इज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों कंट्रीज़ हर बात पर एग्री करें, बल्कि ये होता है कि जहाँ डिसएग्रीमेंट हो उसे मेजॉरिटी के साथ प्राइवेटली हैंडल किया जाए। और इंडिया और फ्रांस ने अपने जो रिलेशंस है ना, वो कई सालों की मेहनत से डेवलप किया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो हमारे एक्ट हैं जो इस चीज़ में रुकावट डाल रहे हैं, उसको थोड़ा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा मिलके हमको। इंडिया और EU ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको फास्ट करना पड़ेगा। IPR को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जो ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, यूक्रेन जैसे ग्लोबल इश्यूज़ पर कॉमन ग्राउंड हमें ढूंढना पड़ेगा, ताकि डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अगर ये चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं तो इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डीप हो जाएगी, रिजाइलेंट हो जाएगी। और फिर इसके बाद बात करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। अभी कुछ छोटी छोटी न्यूज़ेज़ हैं, इनको कवर करते हैं। तो पहला है इसमें, इंडिया एंड कतर एलिवेट बायलैटरल टाइज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। पहले तो अगर कतर का नाम है तो यहाँ पे इसकी लोकेशन देखो और किन किन कंट्रीज़ के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है उनका नाम देखो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हुआ क्या है, जो कतर के जो आमिर हैं उन्होंने इंडिया विजिट किया है, और इस विजिट के दौरान इंडिया और कतार के जो पार्टनरशिप है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात हुई है, स्पेशली ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज इन एरियाज़ में, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज़ जो है वो मिलकर अगले 5 सालों में बायलैटरल ट्रेड को $28 बिलियन जो है वहाँ तक $28 बिलियन तक डबल करने का टारगेट उन्होंने सेट किया है। अब इसके आउटकम क्या निकला है, तो दोनों ही कंट्रीज़ ने क्या किया, 2 MOU साइन हुए जिनका एम था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एंड फिस्कल इवेजन प्रिवेंशन। ये जो है इसको प्रिवेंट करना, ठीक है। साथ ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वगैरह के टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर और भी MOUs जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ये साइन किए हैं। इससे दोनों ही कंट्रीज़ के प्राइवेट सेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा फ्लो मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। फिर बात करें इंडिया और कतर के टाइज की, तो 2023-2024 में बायलैटरल ट्रेड हमारा कुछ $14.08 बिलियन था, लेकिन इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है कतर से कंपेयर टू एक्सपोर्ट। हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। 2022 एंड 23 के डेटा के अकॉर्डिंग ना, इंडिया कतर के टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में था। इंडिया कतर के इंपोर्ट्स के टॉप 3 सोर्सेज में भी शामिल था। साथ ही अब एनर्जी टाइज की बात की जाए तो कतर इंडिया का सबसे बड़ा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर है, ठीक है। कतर से इंडिया अपने टोटल LNG इंपोर्ट्स का 40% से ज़्यादा जो है वो कतर से ही लेता है। यानी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। साथ ही डिफेंस टाइज की अगर बात की जाए तो 2018 में आपका इंडिया कतर डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट को 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया था। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज हम दोनों के बीच जो है वो कंडक्ट होती हैं, जिसका नाम यहाँ पे जिक्र है ज़ेर अल बहार, समझ जाना आप लोग। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच होता है। और इंडिया रेगुलरली कतर में होने वाले ये जो है आपका दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। कल्चरल रिलेशंस की बात की जाए, पीपल टू पीपल टाइज की बात की जाए, तो 2012 का कल्चरल कॉपरेशन अग्रीमेंट के अंडर दोनों कंट्रीज़ रेगुलर कल्चरल एक्सचेंजेस और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडियन कल्चरल सेंटर कतर में एक्टिव हैं। कतर में 8.3 लाख से ज़्यादा इंडियंस कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो दोनों कंट्रीज़ के कल्चरल कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं बिम्स्टेक की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने ना फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट जो है ये होस्ट किया है। इस कहाँ पे होस्ट किया गया है, गांधीनगर गुजरात में इसका लोकेशन है, यहाँ पे होस्ट किया गया है। इसका एम क्या है, इस मतलब रीजन के यंग लीडर्स के बीच में कोलैबोरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, यूथ लेड इनिशिएटिव्स को एक्सचेंज प्रमोट करना अमंग मेंबर कंट्रीज़। यानी ये समिट बे ऑफ बंगाल के जितने भी कंट्रीज़ है ना, उनके जो यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म देता है लर्न करने का, कनेक्ट करने का, बिल्ड करने का रीजनल यूनिटी को। तो बिम्स्टेक है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
कोऑपरेशन, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया था इसको? 1997 में किया गया था बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के द्वारा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्री का क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? सेक्रेटेरिएट इसका ढाका बांग्लादेश में है। ये टोटल कितने मेंबर्स हैं इसमें? इंडिया को मिला के टोटल 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। ये जो ग्रुपिंग है ना, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करती है स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, बे ऑफ बंगाल रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। और इसके 7 फोकस एरियाज है, जैसे कि ट्रेड है, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन एरियाज़ में जो बिम्स्टैक है ये एक इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप की तरह काम करता है, इन सारे एरियाज़ पे फोकस करता है। और बस यही है, और एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग ब्रिज की तरह काम करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। समझ में आ गया? स्पेशली आपका यूथ, ट्रेड, कनेक्टिविटी वगैरह इन एरियाज़ को ये ज्वाइन करता है। फिर बात करते हैं आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल एंड वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए हैं उन लोगों पर जो आईसीसी के इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं, स्पेशली अगेंस्ट द अमेरिकन सिटीजन्स और यूएस अलाइज सच एज इजराइल। तो मतलब यूएस जो आईसीसी की अथॉरिटी है ना उसको ओपनली चैलेंज कर रहा है जब उसके इंटरेस्ट पे बात आ रही है। तो ठीक है, तो जो भी लोग यूएस के अगेंस्ट जाके आईसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके लिए कुछ फाइनेंशियल एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दिए गए हैं। अब आईसीसी है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में है, नीदरलैंड्स में। और इसको स्टैब्लिश कहाँ किया? तो पहले बात तो वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये, और हेडक्वार्टर बता दिया। इसको स्टैब्लिश कैसे कहाँ किया गया? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका रोम स्टैट्यूट जो कि अडॉप्ट किया गया था 1998 में, एंटर इनटू फोर्स इन 2002 में ये एक्टिव हुआ था। और ये अगर बात की जाए तो ये दुनिया का फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है। इसका रोल क्या है? तो इसका जो रोल है वो ये है, तो आईसीसी आपका उन इंडिविजुअल के अगेंस्ट केसेस को सुनता है जो सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जीनोसाइड हो गया। जीनोसाइड का मतलब होता है, जैसे होता है ना किसी की कास्ट को लेके, उसकी ये तो निचली कास्ट का, इसको मार डालेंगे हम, ऐसे किसी क्राइम में अगर इन्वॉल्व है, वॉर रिलेटेड क्राइम में इन्वॉल्व है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, किसी को टॉर्चर किया है, रेप किया है, स्लेवरी या फिर मास किलिंग, इन सारी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व है, क्राइम ऑफ अग्रेशन में अगर इन्वॉल्व है, किसी कंट्री पर इलीगल मिलिट्री एक्शन लेने में इन्वॉल्व है, तो ये जो सारे क्राइम्स है ना इनके अगेंस्ट आईसीसी जो है वो सारे केसेस सुनता है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है? तो 125 कंट्रीज़ इसके मेंबर है। अब ऑब्वियसली 125 है तो सभी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हुई, कुछ ही कंट्रीज़ हुई 50-60 जो इसकी मेंबर्स नहीं है। अब कौन कौन है? इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना, इनकी मेंबर्स नहीं है। समझ में आ गया? तो लेटेस्ट मेंबर कौन है? तो लेटेस्ट मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया है वो मलेशिया 2019 में एंड यूक्रेन 2005 में आईसीसी को ज्वाइन किया है, जबकि जब आपका रशिया यूक्रेन जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी दौरान। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो द असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज़ जो है ना ये जो है इस चीज़ आईसीसी को मैनेज करती हैं, ओवरसाइट करती हैं, और लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो यही है। ठीक है, और इसमें सिर्फ वो कंट्रीज़ आपके शामिल है जिन्होंने रोम स्टैट्यूट रेटिफाई किया है, मतलब साइन किया है। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से? इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की इन फंक्शनिंग ऑफ आईसीसी। तो आपका जो ये पहला है हाई डिपेंडेंस ऑन स्टेट कॉपरेशन। तो आईसीसी के पास अपना पॉलिसी या इन्फोर्समेंट सिस्टम नहीं है। अरेस्ट और एविडेंस कलेक्शन के लिए मेंबर कंट्रीज़ पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। फिर पॉलिटिकल प्रेशर की अगर बात करूँ तो कई बार आईसीसी पर आरोप लगता है कि ये पॉलिटिकल टूल बन गया है। पावरफुल कंट्रीज़ आईसीसी का यूज़ करके जो राइवल्स हैं उनको टारगेट करती हैं, लेकिन खुद अकाउंटेबिलिटी से ये लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। तो 3 कंट्रीज़ माली, बुर्किना फेसो एंड नाइजर ने ना आपका इकोवास जो है इसको छोड़ दिया है। इसमें पहले आपके 15 मेंबर्स हुआ करते थे, 15 से घटकर अभी कितने हो गए हैं? 12 मेंबर्स हो गए हैं। तो अब वो इसका फुल फॉर्म क्या है इकोवास का? तो इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अबूजा, नाइजीरिया में है।
इसका मेन एम क्या था, इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करना, मेंबर कंट्रीज़ के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स क्या थे, तो इकोवास ये जो है ना, ये इकोवास के सिटीजन्स के पास राइट है कि किसी भी मेंबर कंट्री में रहने का और काम करने का, गुड्स का फ्री मूवमेंट भी अलाउड है अक्रॉस मेंबर स्टेट, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में होता है। यानी ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रीजनल यूनिटी का एक बहुत बड़ा स्टेप था, ठीक है। अब बात की जाए मेंबर्स की, तो 12 हो गए, इन तीनों ने विड्रॉ कर लिया और ये आपके करंट मेंबर्स है। तो ये इससे आपका प्री में क्वेश्चन बनेगा भी तो कि इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स, मेंबर कब शुरू हुआ था, यही सब, ठीक है। नाउ इसके बाद आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपैक के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्राज़ील ने ऑफिशियली ओपैक प्लस जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ब्राज़ील एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इसका इंक्लूजन ग्लोबल ऑयल मार्केट में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो डालता है, ठीक है। ओपैक के बारे में बताया जाए तो ये परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बागदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ठीक है। करंट मेंबरशिप की अगर बात की जाए तो इसमें 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया वियना ऑस्ट्रिया में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को अमंग मेंबर कंट्रीज़, और ये इंश्योर करना फेयर और स्टेबल ऑयल प्राइसेस रहे फॉर प्रोड्यूसर्स, एफिशिएंट एंड रेगुलर ऑयल सप्लाई हो कंज्यूमर के लिए, स्टेडी इनकम हो प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए। तो बेसिकली जो ओपैक है ये मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है, ऑयल प्राइसेस को मैनेज करने का काम करता है। अब ओपैक प्लस क्या है आपका, तो 2016 में ना ओपैक ने 10 और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर ओपैक प्लस जो है ये बना दिया, क्योंकि यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने से ऑयल प्राइसेस काफ़ी गिर गए थे। ग्लोबल ऑयल मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए आउटपुट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। और ओपैक प्लस के मेंबर्स जो हैं ये इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है आपका रशिया है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान वगैरह है, और अब इसका ब्राज़ील भी जो है इसका पार्ट बन गया है, ठीक है। फिर बात किया जाए, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, IALA। क्या है ये, तो इंडिया को रिसेंटली IALA के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है सिंगापुर वाले सेशन में, ठीक है। इससे इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर में ग्लोबल लीडरशिप और कॉपरेशन का जो कमिटमेंट है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये डेवलपमेंट इंडिया की मैरीटाइम सेफ्टी, नेविगेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब ये है क्या, तो इसका हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्रांस में, इसका नाम आप लोग पढ़ लेना। अब बात ये करते हैं, इसका हेडक्वार्टर बता दिया, स्टैब्लिश कब किया गया था, 1957 में किया गया था। एज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर 2024 में इसको ऑफिशियली NGO से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, ठीक है। अब इसका एम क्या है, तो ग्लोबल लेवल पर मरीन एड्स को स्टैंडर्डाइज करना, इंश्योर करना सेफ वेसल मूवमेंट हो, एफिशिएंट नेविगेशन हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैरीटाइम प्रैक्टिसेस हो। और इसका जो मिशन है वो ये है कि हर कंट्री में शिप्स और वेसल्स। इसके बाद मेंबर्स की बात की जाए तो 3 कैटेगरीज के मेंबर्स हैं इसमें। पहला है आपका नेशनल मेंबर्स, ऑफिशियल मैरीटाइम अथॉरिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ हैं ये। एसोसिएट मेंबर्स, रिसर्च बॉडीज़, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर इंडस्ट्रियल मेंबर्स की बात की जाए तो कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरर्स वर्किंग इन मैरीटाइम इक्विपमेंट, वो हैं इसके मेंबर्स। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के शिप्स के लिए नेविगेशन एड्स वगैरह जो है इसको स्टैंडर्डाइज करने का काम करता है। और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनना ना एक प्रेस्टीजियस अचीवमेंट है जो बताता है कि इंडिया मैरीटाइम सेफ्टी और इंटरनेशनल कॉपरेशन में एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड प्लेयर जो है वो बन सकता है। समझ में आ गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इसके बाद के जो भी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो। एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है देन डू लेट मी नो। और अगर विजन IAS की मंथली मैगजीन्स के अलावा भी अगर आप लोग जनवरी की कवर करना चाहते हो या फिर इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो या पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो ये है वो सारे प्लेलिस्ट। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप, मैं नेक्स्ट वीडियो से पता है क्या करूँगी, मैं छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया करूँगी साइड में, ताकि वो आपको रिवाइज़ करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट में पूरी मैगजीन रिवाइज़ नहीं कर सकते आप, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो से करूँ वो। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।